क्या तुम सोच सकते हो कि बॉस्टन के सबसे बढ़िया और एलीट हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम असल में बस इतना था? 1+1 कितना होता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने स्कूल बोर्ड डायरेक्टर के बेटे को एक ही घूंसे में ढेर कर दिया था। मुझे अपनी हाई स्कूल से जबरन निकाल दिया गया। जब मैं सोच रहा था कि मेरा भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो गया है, तभी मैं उठा और देखा कि पूरी दुनिया बदल चुकी है। सब इंसानों का आईक्यू जबरन 1000 गुना गिरा दिया गया था और मैं, एक आम सा पढ़ाई में लापरवाह लड़का, अब इस धरती के 80 अरब लोगों में इकलौता इंसान था जिसका दिमाग नॉर्मल इंसानी लॉजिक से चलता था। मैंने बस स्कूल बोर्ड डायरेक्टर के बेटे को किसी को तंग करने से रोका था। इसी वजह से मुझे ओकरिज हाई स्कूल से निकाल दिया गया। मेरे पापा ने पूरे शहर के हर स्कूल में बात की, लेकिन डायरेक्टर के बेटे की वजह से कोई भी स्कूल मुझे लेने को तैयार नहीं था। अब बस एक स्कूल बचा था, शहर का सबसे टॉप या सबसे सख्त स्कूल, बस सेंट जूड हाई स्कूल, और उनका बहुत रहस्यमयी पायनियर एलीट क्लास। मैं यूनिफाइड एग्जाम के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे सिर्फ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इंटरव्यू के जरिए ट्राई करना था। पापा, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? कोई पुराने पेपर्स हैं? नहीं बेटा, न पुराने पेपर्स, न सिलेबस, न कोई क्वेश्चन बैंक। बस अपनी किस्मत आजमा के देखो, पापा ने मुंह में पास्ता ठूंसते हुए शर्म से कहा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये पायनियर क्लास थी जहां शहर के सारे पढ़ाकू जीनियस इकट्ठे होते थे। अपने नॉर्मल क्लास के मार्क्स लेकर वहां इंटरव्यू देने जाना, क्या मैं वहां खुद को क्लाउन बनाने जा रहा था? रात को देर तक मैं डेस्क पर बैठा एपी कैलकुलस एबी की किताब पलटता रहा। लास्ट मिनट में कुछ रटने की कोशिश कर रहा था। साइन फंक्शंस, प्लेन वेक्टर्स, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। शायद सिर घूम रहा था। पता नहीं ये लोग मुझे किस तरह टेस्ट करने वाले हैं। धीरे धीरे आंख लग गई और मैं बिस्तर पर सो गया। अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब सी बिजली जैसी आवाज गूंजी। BZZ 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 इजी मोड। अगली सुबह मैं अपनी पुरानी साइकिल पर बैठकर अपने यूजुअल फूड ट्रक पर पहुंचा। बॉस, यूजुअल 2 बेकन बेगल और एक ब्लैक कॉफी। $5.50 हुए भाई। मैंने अपनी जेब से कुछ ढीले सिक्के निकाले। बॉस ने पेपर बैग हाथ में पकड़े हुए रुक गया। यंग मैन, तुम्हें गलत याद है, कुल $5 हैं। ब्लैक कॉफी $1 की है। हमारी दुकान में हमेशा राउंड नंबर्स ही रखे जाते हैं, वरना हिसाब नहीं बैठता। हिसाब नहीं बैठता, ये कैसी बकवास वजह है? मैंने फूड ट्रक पर लगी पुरानी प्राइस लिस्ट की तरफ देखा। हर चीज $2 या $1 के राउंड नंबर्स में थी, कहीं कोई डेसिमल नहीं। कुछ तो गड़बड़ था। परसों तक तो $1.50 था। टाइम नहीं था ज्यादा सोचने का। मैं जल्दी से सेंट या जूड हाई स्कूल के वेटिंग रूम की तरफ भागा। जैसे ही मैं अंदर घुसा, मेरी सांस अटक गई। वहां बैठे दर्जन भर लोग देखने में भयानक प्रोफेशनल टेस्ट टेकर लग रहे थे। लड़के स्टैंडर्ड बज कट, मोटे काले फ्रेम वाले चश्मे और बेजान आंखों वाले थे। लड़कियां हाई पोनीटेल और चिपके हुए स्टेनलेस स्टील के थर्मस लिए हुए थीं, बिल्कुल बेवकूफ जैसी लग रही थीं। ये माहौल देखकर मैं सोचने लगा, मैं तो गया काम से, अब इंटरव्यू देने का क्या फायदा? मैंने पीछे मुड़कर भागने की इच्छा दबाई और बगल वाले लड़के की स्टडी गाइड की तरफ झांका। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के 1000 तक के आंसर्स याद करने की मैनुअल? क्या बकवास। ये टाइटल तो मजाक की किताब जैसा लग रहा है। एज एक्सपेक्टेड ऑफ अ टॉप टियर जीनियस, रीडिंग जोक्स टू रिलैक्स बिफोर एन एग्जाम। दूसरी तरफ एक छोटे बालों वाली लड़की सिर खुजाते हुए घबराकर बड़बड़ा रही थी। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे? टू अ समर्स डे, अ जेंटल एंड, और फिर क्या था? मैं पूरी तरह हैरान रह गया। क्या ये जीनियस इतने प्रेशर में हैं कि सब पागल हो गए हैं? ये लोग क्या याद कर रहे हैं? इंटरव्यू प्रोसेस बहुत तेज था। 2 घंटे से भी कम समय में रूम लगभग खाली हो गया। जो जीनियस बाहर निकले, उनकी हालत बेहद खराब थी। सब रो रहे थे, सुबक रहे थे। उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट चुका था, जैसे उन्हें सबसे बड़ी बेइज्जती मिली हो। मैंने कठिनाई से निगलते हुए हिम्मत जुटाई और एग्जामिनेशन रूम में घुस गया। चीफ एग्जामिनर मिस्टर मिचेल ने चश्मा उतारा और अपनी कनपटियां रगड़ी। चेहरे पर बेजारगी साफ झलक रही थी। ओकरिज पब्लिक हाई स्कूल से और रेगुलर क्लास? उन्होंने सिर हिलाया और मुझे देखने की भी जहमत नहीं उठाई। शुरू करो। सबको कैफेटेरिया में खाना खाने में देर ना हो। सवाल इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड पर हैं। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं और 80% सही करने हैं। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। अगले ही पल बिजली की तरह झटका लगा और मैं जड़ हो गया। स्क्रीन पर 20 से ज्यादा कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स भरे पड़े थे। 11 1527, 2416, 84। ये सिंपल क्वेश्चंस पायनियर एलीट क्लास के इंटरव्यू के लिए हैं। ये तो सारे एलिमेंट्री स्कूल के मेंटल मैथ के आसान सवाल थे। मैं हैरान रह गया और सिर घुमाकर हिचकिचाते हुए पूछा, सर, ये सवाल बस इतने ही हैं? यस, मिचेल ने ठंडे स्वर में कहा, और बगल के टीचर्स पहले से ही बैग पैक करने लगे थे। पिजच्चा खाने जाने की तैयारी में? क्या कोई मेरा मजाक कर रहा है? हिडन कैमरों, रियलिटी शो, क्या दुनिया पागल हो गई है? जो भी हो, अगर एक्टिंग है तो मैं भी पूरा शो कर दूंगा। मैंने गहरी सांस ली और उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से घुमाने लगा। मुझे दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये सिर्फ आदत और मसल मेमोरी थी। एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, हर 2 सेकंड में एक सवाल। 1 मिनट से भी कम समय में मैंने सारे 20 सवाल पूरे कर दिए। नीचे बैठे टीचर्स जो जाने की तैयारी कर रहे थे, फौरन जड़ हो गए। उनकी आंखें बाहर आ गईं। सारे आंसर्स सही हैं। आंसर्स चेक करने वाला मैथ टीचर कांप रहा था।
मिचेल की पीठ कुर्सी से आधी ऊपर उठी थी, लेकिन वे जोर से वापस बैठ गए। उनकी नजरें तुरंत बदल गईं। इंटरेस्टिंग, बेसिक मैथ पास, कंटिन्यू। स्क्रीन रिफ्रेश हुई और एक दर्जन जनरल नॉलेज के सवाल आए। शेक्सपियर के क्लासिक कोट टू बी और नॉट टू बी के बाद हैमलेट में अगली लाइन क्या है? वो शब्द क्या कहलाता है जो आगे और पीछे दोनों तरफ से एक समान पढ़ा जाए? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का पूरा नाम क्या है? ये तो मेरे आईक्यू को जमीन पर रगड़ने जैसा था। मैंने आसानी से सारे आंसर्स बिना एक भी स्पेलिंग मिस्टेक के लिख दिए। एग्जामिनर्स टेबल पर सन्नाटा छा गया। टीचर्स उस नियान चिंगरेन टीचर को घूर रहे थे जिसने सवाल बनाए थे। उन्हें शक हो गया था कि उसने यूएसबी से क्वेश्चन बैंक लीक कर दिया है। 100% एक्यूरेसी कैसे संभव है? मैंने 30 साल पढ़ाया है और मैं भी ये दावा नहीं कर सकता। मिचेल ने टेबल पीटा और खड़े हो गए। उन्होंने कुर्सी हटाई, खुद पोडियम पर आए और उन्होंने एक बहुत बाहर का सुपर डिफिकल्ट सवाल लिख दिया जिसे वे यकीनन मारने वाला समझ रहे थे। 3 × 5 - 17 x निकालो। नीचे बैठे टीचर्स ने भौहें सिकोड़ी। मिस्टर मिचेल, ये सवाल हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए बहुत बाहर का नहीं है। डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा। मेरा दिल बिल्कुल शांत था, बल्कि हंसने का मन हो रहा था। मेरा विश्वास पहले ही टूट चुका था। मैं अब पूरी तरह सुन्न था। मैंने स्क्रैच पेपर भी नहीं लिया। 1 सेकंड से कम रुककर मैंने सीधे पेन उठाया और लिख दिया 2। पूरी रूम में सन्नाटा छा गया। पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। मिचेल पूरी तरह जड़ हो गए। उनकी सांस बैल जैसी भारी हो गई। उन्होंने ये सवाल कल रात यूनिवर्सिटी एडवांस्ड मैथ की किताब से लिया था और वैल्यूज बदलकर होमवर्क के लिए बनाया था। किसी ने इसे देखा भी नहीं होगा। कुछ सेकंड्स में हल कर दिया। सिर्फ लेजेंडरी जीनियस ही कर सकते हैं ना? कैलकुलेशन प्रोसेस लिखो। मिचेल की आवाज कांप रही थी। उनके पैर कमजोर हो गए थे। मैंने बेबसी से मुड़कर लिख दिया 3 × 12 = 4 x = 2। मिचेल ने उन कुछ लाइंस को बिना पलक झपकाए घूरा। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे किसी ने भारी हथौड़ा मारा हो। कांपते हाथों से उन्होंने मेरा रिज्यूम निकाला, अपना ऑफिशियल स्टैंप निकाला और जोर से लगाकर मार दिया। स्टूडेंट साइलस, कंग्रेचुलेशंस। इंटरव्यू पास। वेलकम टू द सेंट जूड पायनियर क्लास। एडमिशन लेटर। हाथ में लेकर साइकिल पर घर लौटते हुए मैंने सड़क के नज़ारे देखे और मेरे पैरों की तलवों से लेकर खोपड़ी तक ठंडक दौड़ गई। दुकानों के बोर्ड्स पर अपर केस और लोअर केस के बीच कोई फर्क नहीं था। सड़कों पर कोई प्राइवेट कार नहीं थी। सब यूनिफॉर्म पीली टैक्सी थीं। मैंने एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता भी देखा जो मुंह में डॉलर के नोट लिए अपने मालिक के लिए हॉट डॉग खरीदने की लाइन में खड़ा था। ये कोई प्रैंक नहीं था। दुनिया सच में बदल चुकी थी। घर लौटकर मैंने कंप्यूटर ऑन किया और पूरे दोपहर रिसर्च की। आखिरकार सच्चाई समझ आ गई। इस दुनिया में सब इंसानों का आईक्यू कम कर दिया गया था। लोगों का सोचने का स्तर बेहद सीमित था और कुछ लोगों का दिमाग एडवांस्ड जानवरों से भी कम था। मतलब ये एक खुली खुली मूर्खों की दुनिया थी और इतिहास और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने वाले बहुत कम लोग थे जिन्हें जीनियस कहा जाता था। अभी 80 अरब लोगों में एक भी जीनियस नहीं था। आखिरी यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड जीनियस 1300 साल पहले हुआ था। मतलब नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट के दिमाग के साथ मैं इस दुनिया में हायर डिमेंशनल स्ट्राइक था। मैं इंसानी आईक्यू की सबसे ऊंची सीमा था। गारंटीड इनविंसिबल, ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर। दूसरी तरफ सेंट जूड हाई स्कूल के ऑफिस में मिचेल अपनी हार्वर्ड ग्रेजुएशन फोटो को खाली खाली नजरों से घूर रहे थे। उस वक्त उन्हें मैथ जीनियस कहा जाता था। वे गर्व से हार्वर्ड की लाइब्रेरी में घुसे थे, लेकिन वे पन्ना भी नहीं समझ पाए जिन्हें जीनियस की सच्चाई माना जाता था। उनका विश्वास टूट गया। उनका मानसिक संतुलन बिखर गया और वे शर्मिंदगी में बॉस्टन लौट आए और पढ़ाने लगे। वे फोन को जोर से पकड़े हुए थे। उन्होंने अभी अभी ओकरिज हाई स्कूल के प्रिंसिपल से मेरे बारे में पूछा था। उनकी आंखों में अविश्वास भरा था। इतना हाई आईक्यू, टॉप सीक्रेट इक्वेशन हल कर दिया, फिर भी पिछले रिकॉर्ड में कोई चमक नहीं। वे सिगरेट निकालने लगे लेकिन गलती से जिप्पो लाइटर मुंह में डाल लिया। मैंने उन्हें इतना डरा दिया था कि वे पूरी तरह कंट्रोल खो चुके थे। उसी शाम मेरे पापा घर आए। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? पीछे से। पापा जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे। वे चाबी साथ लाए थे लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर छोड़ आए थे। मैंने दरवाजा खोला और एडमिशन लेटर उनके चेहरे पर मार दिया। पापा की आंखें बाहर आ गईं। वे तुरंत अपने फोरमैन को फोन करके रेजिग्नेशन कैंसिल कर दिया और खुशी खुशी बिजनेस ट्रिप का काम ले लिया। हम दोनों जश्न मना रहे थे कि अचानक टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई। शिकागो में एक खतरनाक सीरियल मर्डर केस हुआ है। 5 युवा लड़कियों की हत्या हो चुकी है। तरीका अज्ञात है। नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। इस आईक्यू कम हुई दुनिया में इतना हाई आईक्यू वाला सीरियल किलर कैसे हो सकता है? हम दोनों ने उस वक्त इसे आम सोशल न्यूज समझा। नहीं, इसके पीछे छिपे आतंक का अंदाजा भी नहीं था। अगली सुबह मैं ठीक समय पर मिचेल के ऑफिस में रिपोर्ट करने पहुंचा।
एडमिशन से पहले प्लेसमेंट टेस्ट है। मिचेल ने दरवाजा बंद किया और एक टेस्ट पेपर निकाला। मैंने एक नज़र डाली। ये तो 6th ग्रेडर लेवल का था। मेरे होंठों पर मुस्कान आई और मैंने 10 मिनट से भी कम समय में सब लिखकर वापस कर दिया। मिचेल ने पेपर लेते हुए मुड़ते ही उनके हाथ कांपने लगे और सांस भी दबा रहे थे। उन्होंने हिम्मत जुटाई और मुझे टॉप फ्लोर की तरफ ले गए। पूरी एकेडमिक बिल्डिंग पढ़ाई की आवाज से गूंज रही थी, सिवाय टॉप फ्लोर के पायनियर क्लासरूम के। वहां सन्नाटा था। दरवाजा खोलते ही क्लास के 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स डेस्क पर लेटे हुए जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे। सोना बंद करो, आज नया स्टूडेंट आया है। ओल्ड मिचेल ने ब्लैक बोर्ड पर जोर जोर से पीटा। मुझे लास्ट रो में सीट मिली। मेरे सामने वाली डेस्क पर ब्लंड लड़का क्रिस बैठा था। वो झुककर मुझसे बात करने लगा। ब्रो, तुम कौन से देवता हो? उसने तुम्हें इम्प्रूव्ड सप्रेशन टेस्ट नहीं करवाया। क्रिस ने क्लास के लोगों की तरफ इशारा किया और घमंड से बोला, देखो वो काले फ्रेम वाला, वो 1000 तक मेंटल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकता है। वो लड़की सैकड़ों सॉनेट्स याद कर सकती है। और खिड़की के पास वाली क्लोई, वो जनरल नॉलेज की बॉस है। सुनकर मैं हंसने लगा। थोड़े ज्यादा स्मार्ट मूर्ख भी मूर्ख ही होते हैं। इस पायोनियर क्लास में फ्रीडम पर बहुत जोर था। कोई नहीं देखता था कि तुम क्या पढ़ रहे हो। सो सब सेल्फ डिसिप्लिन पर निर्भर था। दीवार पर लगे फेमस कोट्स और भी बेतुके थे। जेनियस सिर्फ जेनियस होता है, इसमें मेहनत या इंस्पिरेशन का कोई लेना देना नहीं। थॉमस एडिसन एडी 18074291 18074292। क्या बकवास। एडिसन हजारों साल जिए थे। मैं बैक रो की बुक शेल्फ पर गया और 5 मिलियन ईयर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन की किताब निकाली। पन्ना खोलते ही पता चला कि प्राचीन मिस्र सिविलाइजेशन 19 लाख साल बीसी में शुरू हुई थी। इतिहास का प्रोसेस वही था, लेकिन टाइमलाइन 1000 गुना बढ़ा दी गई थी। करोड़ों आम लोग लाखों साल मेहनत करके इतनी थोड़ी सी सिविलाइजेशन निकाल पाए। ब्रेक के दौरान सब बाहर घूमने चले गए। जैसे ही मैं उठने वाला था, तभी खिड़की के पास बैठी स्कूल आइडल क्लोई की डेस्क से धम से कुछ गिरा। एक स्टैंडर्ड 3x3 रूबिक्स क्यूब। मैंने आराम से उठा लिया। ये पुराने मटेरियल का क्यूब था। ओके, सिर्फ एक फेस पूरा था और वो भी पहली लेयर अलाइन नहीं थी। इस दुनिया के लोग अभी भी ये खेलते हैं। मेरे हाथ खुजला रहे थे। मिडिल स्कूल में स्पीड क्यूबिंग प्रैक्टिस की थी। मसल मेमोरी तुरंत सक्रिय हो गई। लेफ्ट अप, राइट डाउन, राइट इनवर्स, लेफ्ट। मेरी उंगलियां तेजी से घूम रही थीं। रंगीन ब्लॉक्स पानी की तरह जगह पर लग रहे थे। ठीक उसी पल क्लोई बाहर से क्लासरूम में दौड़कर आई। धम। उसके हाथ से पानी की बोतल गिर गई और पानी फैल गया। वह बिना पलक झपकाए मेरे हाथ में आधा सॉल्व्ड रूबिक्स क्यूब को घूर रही थी। उसकी आंखें बाहर आ गई थीं। पसीने की बूंदें उसके लाल गले से नीचे गिर रही थीं। सॉरी, फर्श पर गिर गया था। मैं थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। तुम इसे सॉल्व कर सकते हो? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसने चमत्कार देख लिया हो। हाँ, या 30 सेकंड से भी कम में। मैंने परफेक्टली सॉल्व्ड 6 साइडेड क्यूब उसे थमा दिया। क्लोई ने क्यूब की तरफ देखा भी नहीं। वह सीधे मेरे पास आई, मेरा रिस्ट जोर से पकड़ लिया। सांस फूल रही थी, आंखों में पागलपन जैसी चमक थी। होली क्रैप! ये लड़की की रिएक्शन थोड़ी ज्यादा नहीं हो रही? क्या मैं मुसीबत में पड़ गया? क्लासमेट! मैंने हिचकिचाते हुए हाथ खींचने की कोशिश की। क्लोई बिजली के झटके की तरह छोड़कर पूरी तरह घबरा गई और लड़खड़ाते स्वर में मेरा नाम पूछा। साइलस! उसने नाम धीरे से दोहराया। आंखों में बिना छुपाए उम्मीद भरी हुई थी। जल्दी ही ब्लॉन्ड ब्रो क्रिस ने क्लासरूम का दरवाजा लात मारकर खोला और धमाकेदार खबर लाया। पीपल, यस, हमारे क्लास के जनरल नॉलेज बॉस पैट्रिक को ओकरिज हाई स्कूल ने छीन लिया। पूरी क्लास में हंगामा मच गया। अगले हफ्ते स्टेट एकेडमिक डिकैथलॉन था और ओकरिज ने आईवी लीग गारंटीड एडमिशन के लिए पैट्रिक को छीनकर अपने स्कूल बोर्ड के बेकार बेटे जैकरी को साथ ले जाना चाहा। दुश्मन रास्ते में जरूर मिलते हैं। लास्ट रो में बैठे मैंने अचानक बोल दिया, लगता है दूसरी स्कूल ने इस समय उसे छीना है ताकि पैट्रिक उनके लिए हायर्ड गन बनकर काम करे। सिर्फ ये एक नॉर्मल इंसानी लॉजिक वाली बात पूरी क्लास को सन्नाटे में डाल गई और गहरी सोच में डुबो दिया। इस दुनिया में जहां सबका आईक्यू कम था, ये बात बेहद गहरी स्ट्रैटेजिक इंसाइट मानी गई। थोड़ी देर बाद मिचेल ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। साइलस, पैट्रिक चला गया। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी जगह लो। मिचेल मुझे घूर रहे थे। तुम्हें सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं। बस देखो, सीखो और माहौल महसूस करो। मैं मन ही मन हंसा। माहौल महसूस करो? अगर मुझे मौका मिले तो मैं जैकरी और उसके गिरोह को इतना कुचल दूंगा कि वे अपनी अस्तित्व पर शक करने लगें। क्या तुम्हें कोई यूनिवर्सिटी पसंद है जहां जाना चाहते हो? मिचेल ने फिर पूछा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी शायद, घर के पास है। मिचेल ने साफ इनकार कर दिया। नहीं, तुम्हारा टैलेंट बर्बाद नहीं होना चाहिए।
अगर तुम इस कंपटीशन में प्लेस कर गए तो मैं तुम्हें हार्वर्ड में टॉप मेंटर दिलवा दूंगा और कैम्ब्रिज में गारंटीड एडमिशन। हार्वर्ड में गारंटीड एडमिशन, ये तो बढ़िया लग रहा है। मैं क्लासरूम लौटा तो क्रिस ने गॉसिपी चेहरे से झुककर पूछा, ओल्ड मिचेल ने क्या कहा? वे चाहते हैं कि मैं पैट्रिक की जगह कंपटीशन में जाऊं। क्रिस हैरान रह गया। ओल्ड मिचेल को अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। वे कभी किसी पर भरोसा नहीं करते जिस पर उन्हें यकीन ना हो। फिर नए लड़के को क्यों भेज रहे हैं? लेकिन ठीक है, मेरे और क्लोई के साथ तुम्हें सपोर्ट मिलेगा, गारंटीड पास। इतना कहते ही उसने क्लोई की तरफ देखा और उसकी आंखें बाहर आ गईं जैसे भूत देख लिया हो। क्लोई, तुमने अपनी विंडो वाली रिजर्व सीट क्यों छोड़ दी और साइलस के पास आकर बैठ गई? क्लोई का चेहरा लाल हो गया और उसने मुश्किल से कहा, विंडो के पास हवा ठंडी होती है। क्रिस ने सिर खुजाया, चेहरे पर सवालों के निशान थे। ठंडी? या आज तो 85 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मैं क्रिस के बेवकूफ चेहरे को देखकर उसकी बेवकूफी वाली बात पर ध्यान नहीं दिया। स्कूल के बाद मैं साइकिल पर घर लौट रहा था। कुछ मोड़ मुड़ते ही मुझे लगा कि कोई मेरी पीठ पर नजर रखे हुए है। मुड़कर देखा तो क्लोई शेयर बाइक पर काफी पीछे से फॉलो कर रही थी। ये लड़की क्या चाहती है? मैंने ब्रेक मारा, स्पीड कम की और उसके बराबर में साइकिल चलाने लगा। तुम भी इसी रोड से जाती हो? मेरे घर आकर टाइम पास करोगी? आह, जरूरत नहीं। क्लोई डरी हुई खरगोश की तरह घबरा गई, साइकिल घुमाई और तेजी से पेडल मारकर भाग गई। मैं निराशा से मुस्कुराया और आगे वाली गली में मुड़ गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि क्लोई उस अनजानी गली में मुड़ते ही कुछ मिनट बाद एक सफेद फोर्ड सेडान चुपचाप उसके पीछे लग गई। मिस, लिफ्ट चाहिए? ईमानदार चेहरे वाला मिडिल एज्ड आदमी ने खिड़की नीचे की। क्लोई की इंट्यूशन ने बताया कि कुछ गड़बड़ है और वह तेजी से पेडल मारने लगी। लेकिन साइकिल कार से कैसे भाग सकती है? आदमी ने कार का दरवाजा खोला, झपटकर उसके बाल पकड़े और जोर से जमीन पर पटक दिया। क्लोरोफॉर्म से भीगा बदबूदार तौलिया उसके मुंह और नाक पर जोर से दबा दिया गया। क्लोई की लड़ाई कमजोर होती गई और आखिरकार वह बेहोश होकर गिर गई। उसी रात मैं घर पर अकेला इस दुनिया के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था और चीजें और भी बेतुकी लग रही थीं। मैंने रेडिट फोरम पर एक थ्रेड पोस्ट किया, ब्रदर्स, क्या आप जानते हैं कि जीनियस लोग दिमाग तेज करने के लिए क्या खाते हैं? नतीजा ये हुआ कि नीचे सारे मूर्ख नेटिजन्स मुझे मजाक उड़ा रहे थे। कचरा इंसान, तुझे जीनियस के बारे में पूछने का हक भी नहीं। इतना होशियार है तो कोर से पूछ। कोर? मैंने तुरंत सर्च किया। पता चला कि 10,000 साल पहले जब ह्यूमन सिविलाइजेशन रुकी हुई थी, तब 28 प्राचीन जीनियस अलग अलग फील्ड में एक साथ पैदा हुए। उन्होंने मिलकर दुनिया का इकलौता सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया, द कोर। ये कोर इंसानियत की सारी जानकारी रखता है, लेकिन एडवांस्ड फायरवॉल से लॉक है और सिर्फ सच्चे जीनियस ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। मैंने कंप्यूटर बंद किया और गहरी नींद सो गया। अगली सुबह कान फाड़ने वाली फोन की घंटी ने मुझे जगाया। क्या ये साइलस है? ये बॉस्टन पुलिस डिपार्टमेंट बीपीडी बोल रहा है। तुम्हारी क्लासमेट क्लोई शिकागो सीरियल मर्डर केस में फंस गई है। कृपया तुरंत इन्वेस्टिगेशन में मदद करने आओ। मेरा दिमाग भनभना गया और मैं तुरंत होश में आ गया। पुलिस स्टेशन के वेटिंग चेयर पर बैठकर मैं केस ब्रीफिंग पढ़ रहा था। किलर थॉमस एक कारपेंटर था। 2 महीने पहले उसने अपनी पत्नी और बेटी को चमड़ी उतारकर अमेरिकन स्टाइल सिंगल सोफा बनाया था। अब वह सिर्फ युवा हाई स्कूल लड़कियों को टारगेट करता है और हर बार 3 दिन का काउंटडाउन मैसेज भेजता है। क्लोई उसकी छठी टारगेट थी। मेरे बगल में क्लोई की दादी इतना रो रही थीं कि खड़ी भी नहीं हो पा रही थीं। वे मेरी जैकेट की आस्तीन जोर से पकड़े हुए थीं। मुझे डिटेक्टिव समझकर अपनी पोती को बचाने की भीख मांग रही थीं। बुजुर्ग औरत की आंखों में छिपी बेबसी देखकर मेरे अंदर आग जल उठी। अगर ये मेरी ओरिजिनल दुनिया होती तो ये केस बहुत पहले सॉल्व हो चुका होता। लेकिन इस आईक्यू कम हुई दुनिया में पुलिस पूरी तरह 14,000 साल पहले एक जीनियस द्वारा छोड़े गए एफबीआई इंस्पेक्टर गाइड पर निर्भर थी। इस तरह के हाई आईक्यू सीरियल किलर के खिलाफ, जो एंटी रिकोनेंस स्किल्स रखता था, पूरी बोस्टन पुलिस मूर्खों की तरह खेली जा रही थी। इन कम आईक्यू वाले पुलिस वालों पर भरोसा करके क्लोई की मौत तय थी। मैं इस दुनिया में इकलौता इंसान हूं जिसका लॉजिक नॉर्मल है। इस डेडलॉक को तोड़ने वाला वेरिएबल सिर्फ मैं ही हो सकता हूं। मैं अचानक खड़ा हुआ, कमांड सेंटर में घुस गया और टीम लीड डिटेक्टिव सैरा से आंख मिलाई। डिटेक्टिव सैरा, मैं सेंट जूड हाई स्कूल पायनियर क्लास से साइलस हूँ, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मेजर। ना इस केस की डिटेल्ड फाइल्स मुझे दो। बोस्टन में पायनियर क्लास शब्द आईक्यू सीलिंग का वीआईपी पास था। बिना एक शब्द कहे सारा ने मुझे टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और एक ट्रैश कैन थमा दिया। तस्वीरें बेहद खूनी थीं। मैंने उल्टी रोकते हुए तेजी से की इन्फॉर्मेशन निकाली। तुम्हें कैसे यकीन है कि कोई कॉपीकैट नहीं है? मैंने पूछा। सारा ने एक वीडियो क्लिक किया। वीडियो में सफेद फोर्ड गली के मुहाने पर रुकी। मिडिल एज्ड आदमी कार से उतरा और खून से लिखे पेपर को कैमरा के सामने उठाया। आई विल प्रेजेंट अ गिफ्ट टू द गॉड्स। उसके बाद सफेद कार गली में घुस गई। ये उसका कल का प्रोवोकेशन था। सारा ने दांत पीसे।
लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि गली के दोनों सिरों के कैमरास पूरी तरह ब्लॉक थे। इस सफेद कार के अंदर जाने के बाद वो पृथ्वी से गायब हो गई, बाहर नहीं आई। मैंने भौहें सिकोड़ी और बिना सोचे बोल दिया, क्या गली में कोई ब्लाइंड स्पॉट है? और ये क्या कोई बड़ी ट्रक थी जिसने कार को शिपिंग कंटेनर में छुपाकर बाहर ले गई हो? सैरा अचानक जड़ हो गई और मुझे जानवर की तरह घूरने लगी। उसने उस एफबीआई इंस्पेक्टर गाइड को निकाला जिसे वे पवित्र मानते थे और पन्ने पलटने लगी। तुम्हारा हाइपोथेसिस गाइड में भी दर्ज नहीं है। क्या इन लोगों के दिमाग में जंग लग गई है? बकवास करने का समय नहीं था। मैं सीधे टास्क फोर्स कॉन्फ्रेंस रूम में घुसा, टेबल पीटा और ऑर्डर दिया। इंसिडेंट वाले दिन की सारे सर्वेलेंस फुटेज निकालो और 60 गुना स्पीड पर चलाओ। यंग ऑफिसर्स कीबोर्ड पर टाइप करने लगे। 1 घंटे बाद फुटेज में एक लाल सेडान बाहर निकली। रुक जाओ, ये लाल कार कहाँ से आई? मैंने स्क्रीन पर इशारा किया। ये गली के एक रहने वाले की कार है। किलर से इसका कोई लेना देना नहीं। एक पुलिस वाला बेवकूफी से बोला। मैं गुस्से से हंसा और स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाते हुए एक एक शब्द बोलते हुए समझाया। कोई लेना देना नहीं? इकी क्या तुम सब अंधे हो? खिड़कियों के किनारे और टायर देखो, उन पर लाल स्प्रे पेंट लगा है जो ठीक से साफ नहीं किया गया। मेक और मॉडल सफेद कार जैसा ही है। किलर ने गली के ब्लाइंड स्पॉट में सफेद कार पर लाल पेंट स्प्रे किया, फेक नंबर प्लेट लगाई और सीधे बाहर निकल गया। सन्नाटा कॉन्फ्रेंस रूम के हर पुलिस वाले के मुंह खुला रह गए। उनकी नजरों में यह सबसे बेसिक हाथ की सफाई का जादू था। सैरा ने गहरी सांस ली और फैसला लिया। सब साइलस की बात मानो, इस लाल कार की तुरंत तलाश करो। 10 मिनट से भी कम समय में रिपोर्ट आ गई। लाल कार का असली मालिक शहर से बाहर बिजनेस ट्रिप पर था और कार पूरे समय गैराज में लॉक थी। मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया, दिमाग तेजी से चल रहा था। कैमरास चेक करो, लाल कार के शहर से बाहर जाने वाले रूट फिल्टर करो, खाली गांवों और इंडस्ट्रियल जोन पर फोकस करो। मुझे 2 ड्रोन्स चाहिए इंफ्रारेड एरियल फोटोग्राफी के साथ, और स्वत टीम और अपने 2 सबसे अच्छे स्नाइपर्स। हम शाम ढलते ही निकलेंगे। शाम हुई, ऑपरेशन शुरू हुआ। दूसरी तरफ शहर के दूसरे छोर पर स्टेट एकेडमिक डेकाथलॉन का वेन्यू लोगों से भरा था। ब्लॉन्ड ब्रो क्रिस अकेला इवेंट में गया था। वह सेंट जूड हाई स्कूल की बेसबॉल जैकेट पहने वेटिंग एरिया में घुसा। ओकरिज हाई स्कूल की टीम में स्कूल बोर्ड डायरेक्टर का बेटा जैकरी, जिसे मैंने पीटकर स्कूल छुड़वा दिया था, घमंड से चलता हुआ आ रहा था, छीना हुआ जनरल नॉलेज बॉस पैट्रिक को साथ लेकर। यो सेंट जूड से सिर्फ क्रिस बचा है? वो लड़की क्लोए कहाँ है? सुना है उसे टुकड़ों में काटा जा रहा है। जैकरी ने मोटे चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। क्रिस ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस घूंसा घुमाया, धम। भारी मुक्का सीधे जैकरी के चेहरे पर पड़ा। जैकरी चीखा, पीछे उड़ा और जमीन पर गिरा। नाक से खून बहने लगा। एफके, मुझे मारने की हिम्मत? जानता है मैं कौन हूं? जैकरी पागलों की तरह चीखा, जहां चेहरा पकड़े हुए। क्रिस ने उसके सीने पर पैर रखा, फोन निकाला, वीडियो चलाया और उसके चेहरे के सामने रख दिया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। जैकरी, तेरे पापा ने 153 मिलियन पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन लिए। तूने 13 साल की उम्र में एक सब्स्टिट्यूट टीचर को विकलांग बना दिया और 15 साल की उम्र में 2 क्लासमेट्स को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। इस रिकॉर्ड से मैं तेरे पूरे परिवार को किसी भी समय फेडरल जेल भेज सकता हूँ। जैकेरी स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी पुतलियां कांप रही थीं। उसका स्कूल बोर्ड बैकग्राउंड, जिस पर वह इतना घमंड करता था, पूरी तरह नंगा हो गया था। अपने कुत्ते का मुंह कंट्रोल कर। क्रिस ने उसे तिरस्कार से देखा। नीचे वाले लोगों को नीचे रहने का एहसास होना चाहिए। ये कहकर क्रिस मुड़ा और अरीना की तरफ चला गया। जैकरी जमीन पर कांप रहा था। जिंदगी में पहली बार क्लास बेस्ड टेरर महसूस कर रहा था। उसी पल बॉस्टन शहर के बाहर खाली इंडस्ट्रियल जोन में मैं स्वॉट कमांड व्हीकल में बैठा ड्रोन से आने वाले फुटेज को ध्यान से देख रहा था। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और अंधेरा पूरी फैक्ट्री एरिया को निगल चुका था। तभी 5वीं मंजिल की टूटी खिड़की में बेहद हल्की पीली रोशनी जल उठी। पकड़ लिया। मैंने वॉकी टॉकी जोर से पकड़ा। स्नाइपर्स पोजीशन में, असॉल्ट टीम आगे बढ़ो। मैंने बाइनोक्यूलर्स उठाए, सामने की ऊंची जगह पर लेट गया और उस खिड़की को घूरने लगा। रूम के अंदर किलर थॉमस एक नई बनी ओक बैकिंग चेयर को प्यार से सहला रहा था। चेहरे पर जुनून भरा था। बेबी, इस चेयर को देख, प्योर हैंडक्राफ्टेड मॉर्टिस एंड टेनन जॉइंट्स, एक भी कील नहीं लगाई। मैंने डायमेंशंस बदल दिए ताकि तेरी स्किन परफेक्टली फिट हो जाए। क्लोई दूसरी कुर्सी से कसकर बंधी हुई थी। 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। मुंह में गंदा कपड़ा ठूंसा हुआ था। यस, आंखों में पूरी हताशा भरी हुई थी। समय हो गया। पहले मैं तेरी बांह पर कट लगाकर तेरी स्किन की इलास्टिसिटी टेस्ट करूंगा। थॉमस ईमानदारी से मुस्कुराया और जेब से तेज लकड़ी काटने वाला चाकू निकाला। वह क्लोई की तरफ कदम बढ़ाने लगा। क्लोई डर से तड़पने लगी। आंसू बह रहे थे। स्नाइपर, ओ, गोली मारो। मैंने वॉकी टॉकी में गुर्राया। नहीं चलेगा, एंगल ओवरलैप हो रहा है। स्नाइपर की घबराई हुई आवाज आई। वो सीधे हॉस्टेज के सामने है।
अगर गोली निकली तो लड़की को जरूर लगेगी। मैं गोली नहीं मार सकता। एफके, थॉमस ने क्लॉय की आस्तीन चढ़ा दी थी। ब्लेड उसके गोरे फोरआर्म पर कसकर लग गया था। असॉल्ट। टीम का जबरन घुसना बहुत लेट हो जाता। दरवाजा तोड़ते ही वह क्लॉय का गला एक ही वार में काट सकता था। मुझे क्लॉय को बिना शक पैदा किए उसके पास से हटाना था। मेरा दिमाग फट पड़ा। एक पल में मुझे आज पढ़ा हुआ ऑडियो एविडेंस फाइल याद आ गया। ये थॉमस की मरी हुई पत्नी और बेटी का फोन रिकॉर्डिंग था। असॉल्ट टीम, वर्क ग्रुप चैट चेक करो। मैंने माइक में चिल्लाया। मैंने अभी एक ऑडियो फाइल भेजी है। अपने फोन पर स्पीकर फोन पर फौरन प्ले करो। वॉल्यूम 10 सेकंड में मैक्सिमम कर दो। खाली फैक्ट्री एरिया में अजीब सी गाना की आवाज रात की हवा में फैल गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये औरत और बच्चे की आवाज थी। रूम में थॉमस के हाथ में चाकू अचानक रुक गया। उसका पूरा शरीर जड़ हो गया। ठंडा पसीना पीठ पर बहने लगा। गाना तेज होता गया, जैसे खिड़की के बाहर ही हो। 3, 2, 1, हैप्पी बर्थडे डैडी। सरप्राइज। मैंने अपना बचत किया भत्ता देकर ये कार्विंग नाइफ खरीदी है। एक छोटी लड़की की साफ आवाज खाली फैक्ट्री एरिया में गूंजी। मेरी हनी, क्या तुम हो? थॉमस की आंखें गोल हो गईं। वह पागल होकर चाकू हाथ से छोड़कर गिरा दिया। मैंने तुम्हें नहीं मारा। देवताओं ने तुम्हारी जान मांगी थी। मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसकी साइकोलॉजिकल डिफेंस तुरंत टूट गई। घुटनों के बल गिरकर वह फर्श पर रोता हुआ खिड़की की तरफ रेंगने लगा। वह पूरी तरह क्लोई की पोजीशन से दूर चला गया था। उसका पूरा शरीर अब खिड़की के क्रॉस हेयर में बेनकाब था। अब स्नाइपर, मैंने पागलों की तरह चिल्लाया। सार्जॉर्जा। आंखें फटने को थीं। धम। रात में एक दबी हुई गोली चली। 7.62 मिलीमीटर नाटो स्टैंडर्ड स्नाइपर बुलेट ने भयानक गति से कांच तोड़ दिया। हाई स्पीड रोटेटिंग कॉपर कोर बुलेट ने तुरंत थॉमस की छाती छेद दी। खून की धुंध उड़ी। थॉमस फटे हुए बोरे की तरह जमीन पर गिर गया। मुंह से खूनी झाग निकल रहा था। मरते दम तक उसे समझ नहीं आया कि जिन देवताओं की वो पूजा करता था, उन्होंने 7.62 मिलीमीटर बुलेट को क्यों नहीं रोका। हो गया। मैंने बाइनोक्यूलर्स हटाए। असॉल्ट टीम, अंदर जाओ। मेडिक्स फॉलो करो। स्नाइपर, नजर रखो। अगर हिलने की कोशिश की तो खत्म कर दो। ऑर्डर देने के बाद मैं लोगों को लेकर नीचे भागा। दरवाजा लात मारकर खोला। 4-5 स्वॉट ऑफिसर्स ने बंदूकें तान कर सीन कंट्रोल किया। फर्श पर थॉमस मरा पड़ा था। क्लोई कुर्सी से बंधी हुई थी। लंबे डिहाइड्रेशन और डर की वजह से उसकी आंखें फोकस नहीं कर पा रही थीं। एक ऑफिसर ने रस्सी खोली और मुंह से तौलिया निकाला। वह कमजोर होकर सिर उठाने लगी। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसके खून से लाल आंखों में आंसू बह निकले। वाह! वह मेरी गोद में कूद पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। आंसू और नाक मेरी छाती पर रगड़ दिए। मैंने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी, इसलिए हाथ रखने का जगह नहीं पता था। मैं सिर्फ अकड़कर उसकी पीठ थपथपा रहा था। ठीक है, सब खत्म हो गया। मेडिकल टीम अंदर आई और बेहोश क्लोई को स्ट्रेचर पर लाद लिया। टीम लीड डिटेक्टिव सारा मेरे पास आई और कंधे पर हाथ रखा। साइलस, इस बार मैं तुम्हारा एहसान मानती हूँ। आगे कभी कुछ चाहिए तो बताना। वे मुझे कार भेजकर घर भेजने लगीं। मैंने उनके साथ औपचारिकता नहीं की। 2 दिन से लगातार टेंशन में था। अब रिलैक्स हुआ तो नींद सिर पर चढ़ गई। पुलिस कार में बैठकर सबर्बन हवा से आंख लग गई। ड्राइवर ने कैजुअली रेडियो ऑन किया। करंटली स्कोर्स बिटवीन ऑकराइज हाई स्कूल और सेंट जूड हाई स्कूल आर वेरी टाइट, लेकिन सेंट जूड का क्रिस थोड़ा घबरा रहा है। टाइम बचाने के लिए उसने पिछले कैलकुलेशन क्वेश्चन को वेरीफाई नहीं किया और एक पॉइंट गंवा दिया। ये सुनकर मैं तुरंत होश में आ गया। ये क्रिस का बेटा पूरे दिन ब्रैग करता था और ये हाल है। मैंने खिड़की नीचे की। ठंडी हवा चेहरे पर पड़ी। ऑफिसर, राउट बदल दो। एक वेन्यू है जहां मुझे टाइट टर्न करना है। उसी पल कंपटीशन वेन्यू पर क्रिस 28वें सवाल को स्क्रीन पर घूर रहा था। उसकी भौहें गहरी सिल गई थीं। कंटिन्यूअस रैपिड मेंटल मैथ प्रॉब्लम्स। ओकरिज की टीम में 3 लोग थे और लीडर पैट्रिक बहुत चालाक था। उन्होंने लेबर डिवाइड कर रखा था। पैट्रिक भारी काम करता, बाकी 2 मदद करते। क्रिस अकेला लड़ रहा था और उसकी स्पीड मैच नहीं कर पा रही थी। उसने जोर लगाकर जो टाइम डिफरेंस छीना था वो पूरी तरह खत्म हो गया। 28वां सवाल आया। 4 बाय 521, 2 बाय 1016, एक्स गुना वाई कितना? क्रिस ने बचे समय को देखा और समझ गया कि ये राउंड गया। उसने दांत भींचे। यस, किस्मत आजमाने का फैसला किया और उंगली ऑप्शन डी पर ले जाने लगा। ठीक उसी पल उसकी उंगली बटन को छूने ही वाली थी कि अचानक एक हाथ ने उसकी रिस्ट जोर से पकड़ ली। फौरन दूसरा हाथ पीछे से आया और साफ साफ ऑप्शन बी पर मार दिया। डिंग। सिस्टम प्रॉम्प्ट। सही जवाब। मैं उसके पीछे खड़ा था, हांफ रहा था और मुस्कुराते हुए बोला, ही, तुम भी बहुत बुरे हो ब्रो, आराम करो, बाकी मुझे संभालने दो। क्रिस ने घूम कर देखा। आंखें बाहर आ गईं। साइलस, तुम यहाँ कैसे? क्लोई का क्या हुआ? सॉल्व हो गया, इंसान बच गया। मैंने टेबल पर रखी मिनरल वाटर की बोतल उठाई और आधा घूंट पी लिया। स्कोर कैसा है? हम मारे गए। क्रिस ने हाथ फैलाए। 3 पॉइंट पीछे। टाइम डिफरेंस करीब 10 मिनट। डेड एंड। मैंने भौं उठाई। डेड एंड?
जब देखो मैं स्कोर कैसे वापस लाता हूँ। क्रिस ने आंखें घुमाई। ब्रैगिंग जारी रखो। उसी समय ओकरिज हाई स्कूल के बूथ पर पैट्रिक ने सही जवाब का प्रॉम्प्ट सुना और हैरानी से सिर उठाया। उसके बगल में जैकरी ने स्क्रीन पर चेहरा साफ देखा। उसके चेहरे की बनावट बिगड़ गई। साइलस, ये कैसे हो सकता है? पिछले हफ्ते तक वह ग्रेड का सबसे नीचे का कचरा था। उसने निश्चित रूप से बैकडोर से पायनियर क्लास में एंट्री ली होगी। पैट्रिक ने ठंडे स्वर में कहा, बैकडोर? क्या तुम सोचते हो कि सेंट जूड का पायनियर क्लास किसान बाजार है? लेकिन उसने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। सेंट जूड टीम के पास सिर्फ 8 मिनट बचे थे और वे 3 पॉइंट पीछे थे। भले ही ये साइलस आइंस्टाइन से पोजेस्ड हो, टेबल नहीं पलट सकता। दुर्भाग्य से उसने मेरी ताकत को कम आंक लिया, या ज्यादा सही तरीके से कहें तो उसने इस दुनिया में जहां इंटेलिजेंस 1000 गुना रिग्रेस हो चुकी थी, ना मेरी डायमेंशनल स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कम आंक लिया। दिनगत अगला सवाल आया। एक राइट एंगल ट्राइंगल के 2 लेग्स 6 और 3 हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालो। हिंट में पाइथागोरियन थ्योरम फॉर्मूला भी लगा हुआ था। मैंने स्क्रीन पर एक नजर डाली, दिल बिल्कुल शांत था और सीधे ऑप्शन सी दबा दिया। दिंग, सही जवाब। टाइम टेकन 5 सेकंड से कम। पूरी अरीना में सन्नाटा छा गया। फिर हंगामा मच गया। कमेंटेटर को अपने तैयार 200 शब्द के स्क्रिप्ट को पढ़ने का भी समय नहीं मिला। वह लड़खड़ाते हुए बोला, यह लगता है स्टूडेंट साइलस की किस्मत जबरदस्त है। उसके ब्लाइंड गेस की एक्यूरेसी रेट बेहद हाई है। सब सोच रहे थे कि मैं गेस कर रहा हूँ, क्रिस सहित। भगवान, क्या तुम अपनी लाइफ स्पैन खर्च करके ये गेम खेल रहे हो? क्रिस ने मेरी बांह जोर से हिलाई। मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया, आंखें बंद कर लीं। शोर मत करो। अगला सवाल आने पर जगाना। क्वेश्चन 30। टॉड ने 8 में खिलौना खरीदा या 9 में बेचा, 10 में वापस खरीदा और 11 में बेच दिया। उसने कितना प्रॉफिट कमाया? सवाल आते ही मेरी आंखें पूरी तरह खुली भी नहीं थीं कि मैंने कैजुअली ऑप्शन बी दबा दिया। दिंग, सही जवाब। अरीना उबल पड़ी। 3 हाई डिफिकल्टी लॉजिक प्रॉब्लम्स लगातार, तुरंत सही। ऑडियंस सीट्स पर हंगामा मच गया। ओकरिज के आंसरिंग रूम में माहौल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। पैट्रिक स्क्रीन को घूर रहा था। माथे पर पसीना आ गया था। ये नामुमकिन है। इस तरह की किस्मत प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत से मैच नहीं करती। वह मानने को तैयार नहीं था। उसने दिमाग लगाकर इस खरीद बिक्री लॉजिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। कुछ देर कैलकुलेट करने के बाद उसने गलत जवाब दबाया और ऑकरिज का आंसरिंग टाइम 0 हो गया। उनका फाइनल स्कोर 27 पॉइंट पर फ्रीज हो गया। अब मेरी बारी थी। क्वेश्चन 31, फिल इन द ब्लैंक। ऑन अ स्नेल प्रति घंटा 1 मीटर रेंगता है। स्नेल भी 0.5 मीटर प्रति घंटा। बी ने 3 घंटे पहले शुरू किया। एक कितने मिनट में बी को पकड़ेगा? ये तो एलिमेंट्री स्कूल का परस्यूट प्रॉब्लम था। मैंने कीबोर्ड लिया और जवाब टाइप कर दिया। दिंग, सही जवाब। एक और इंस्टेंट किल। इस बार गेस करने का बहाना भी नहीं चल सकता था। ये फिल इन द ब्लैंक था। चीटिंग, ये बिल्कुल चीटिंग है। ओकरिज का जैकरिया पागल कुत्ते की तरह टेबल पीटने लगा। पैट्रिक का चेहरा नीला पड़ गया। वह अपने टीममेट्स को लेकर आंसरिंग रूम से बाहर निकला और सीधे बैक स्टेज प्रोग्राम स्टाफ को रिपोर्ट करने गया। कंपटीशन रोक दिया गया। ऑडियंस में चर्चा छिड़ गई। सब अंदाजा लगा रहे थे कि क्या मैंने पहले से क्वेश्चन बैंक याद कर रखा था। क्रिस ने मुझे जटिल नजर से देखा। साइलस, वे तुम पर चीटिंग का आरोप लगा रहे हैं। अब क्या करोगे? मैंने पलक भी नहीं उठाई। उन्हें इन्वेस्टिगेट करने दो। मैंने जो नहीं किया, उससे मुझे क्या डर। थोड़ी देर बाद पैट्रिक हमारे आंसरिंग रूम का दरवाजा धकेलकर अंदर आया। वह सीधे मेरे पास आया और मुझे घूरने लगा। मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन बैंक से खुद सवाल चुनना चाहता हूँ। बदले में मैं तुम्हें जैकरी के पापा के पिछले 10 साल के मनी लॉन्ड्रिंग और ब्राइबरी के सबूत दूंगा। बस तुम मुझे सवाल चुनने दो, या कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं पासवर्ड दे दूंगा। मुझे पता है तुम्हारा जैकरिया से पुराना बैड ब्लड है। मैंने फ्लैश ड्राइव पकड़ ली और हाथ में तौल ली। मुझे परवाह नहीं थी कि सबूत असली है या नहीं। जैकरिया को बर्बाद करने के लिए एक वाक्य काफी था, लेकिन मुझे उत्सुकता थी कि ये सो कॉल्ड जीनियस मेरे लिए किस तरह का कचरा सवाल चुन सकता है। डील। मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया। 10 मिनट बाद कंपटीशन फिर शुरू हुआ। होस्ट ने अनाउंस किया कि फेयरनेस के लिए बाकी सवाल ओकरिज हाई स्कूल के पैट्रिक खुद क्वेश्चन बैंक से चुनेंगे। स्क्रीन फ्लैश हुई और पैट्रिक का पहला सवाल आया। 3 अजीब ग्राफिक सिंबल से बनी 3 वेरिएबल लाइनियर इक्वेशंस, ये 9 जिनके बीच कोई क्लियर रिलेशनशिप नहीं थी। क्रिस ने एक नजर देखी और तन गया। वो हरामी पैट्रिक मारने पर तुला है। 10 मिनट में इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? मैंने स्क्रीन स्कैन किया और कीबोर्ड पर 3 नंबर तेजी से टाइप कर दिए। दिंग, सही जवाब। ऑडियंस से तालियों की गड़गड़ाहट छत फाड़ने लगी। फौरन दूसरा सवाल आया। एक फार्म में मुर्गियां और सुअर एक साथ बंद हैं। ऊपर से 35 सिर गिने गए, नीचे से 94 पैर गिने गए। मुर्गियां और सुअर क्रमशः कितने हैं? ऑडियंस सामूहिक रूप से हाँफ गई। उनकी नजरों में यह बेहद मुश्किल, स्वर्ग को छूने वाला प्रॉब्लम था जिस पर आईवी लीग नंबर थ्योरी क्लास में आधा घंटा लेक्चर होता है। मैंने स्क्रैच पेपर भी नहीं लिया। 2 सेकंड मेंटल मैथ किया और जवाब टाइप कर दिया। सही जवाब।
स्कोर तुरंत 27-27, टाई। अब पैट्रिक पूरी तरह पागल हो गया। क्लासिक लिटरेचर के अस्पष्ट कोट्स, बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया ऑपरेशंस, यूरोपीय इतिहास में डायनेस्टी की स्थापना, उसने हर फील्ड से सख्ती से अस्पष्ट सवाल चुने। मुझे नॉलेज की ब्रैथ से मार डालने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरा जवाब 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लेता था। 39वें सवाल तक सेंट जूड टीम ने एक भी पॉइंट नहीं गंवाया। स्कोर 33 हो गया और घड़ी पर अभी भी 3 मिनट पूरे बाकी थे। पैट्रिक बैकस्टेज कुर्सी पर ढेर हो गया। हाथ कांप रहे थे। उसने आखिरकार समझ लिया कि वह हाई स्कूल स्टूडेंट से नहीं, बल्कि एक अजेय पहाड़ से लड़ रहा है। अंतिम अनिच्छा के साथ उसने क्वेश्चन बैंक का वो अल्टीमेट टेस्ट क्वेश्चन क्लिक किया जो सैकड़ों साल से धूल खा रहा था। स्क्रीन पर लंबा पैराग्राफ आया। ये फिजिसिस्ट न्यूटन द्वारा छोड़ा अनसॉल्व्ड पैराडॉक्स है। एक लड़का पापा से 50 उधार लेता है और मॉम से 50। वह 97 में जूते खरीदता है, 3 बचे। वह एक पापा को लौटाता है, एक मॉम को लौटाता है और एक अपने पास रखता है। अब वह पापा मॉम दोनों से 49 बराबर 98 कर्जदार है, प्लस लड़के के पास वाला एक बराबर 99। क्वेश्चन वो एक कहाँ गया? सवाल आते ही जानकार ऑडियंस पागल हो गई। क्रिस ने माथा पीटा। भगवान, ये न्यूटन द्वारा छोड़ा सदी का पजल है। ओरिजिनल सवाल आज तक अनसॉल्व्ड है। इससे कैसे कैलकुलेट करोगे? वीआईपी सेक्शन में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने भी सिर हिलाया और निष्कर्ष निकाला कि 3 मिनट में इस भुते ही अनप्रिडिक्टेबल लॉजिक प्रॉब्लम को कोई नहीं हल कर सकता। स्क्रीन को देखकर मैं हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। सदी का पजल, ये तो मिडिल स्कूल में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला पुराना ब्रेन टीजर है। क्या इस इंटेलेक्चुअली डिग्रेड ह्यूमन रेस ने इसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री मान लिया है? सवाल खुद एक लॉजिक ट्रैप है जो कॉन्सेप्ट्स को चुपके से स्वैप कर देता है। कर्ज और हाथ में बचा पैसा सीधे जोड़ा ही नहीं जा सकता। 98 का कर्ज पहले से ही लड़के के हाथ वाले एक को शामिल करता है। लंबी स्पीच देने का मन नहीं था। मैंने आंसर बॉक्स में एक लाइन टाइप कर दी। इस सवाल में लॉजिकल फैलेसी है। प्रॉम्प्ट में दिए अनुसार उस एक के वेयरअबाउट्स की गणना गणितीय रूप से मीनिंगलेस है। उत्तर वो मौजूद पूरी नहीं है। मैंने एंटर मारा। बैकस्टेज डायरेक्टर ने मेरे जवाब को देखा। उसे समझ नहीं आया, लेकिन इस फार्स को जल्दी खत्म करने के लिए उन्होंने सिस्टम को सही मार्किंग कर दी। कंपटीशन खत्म। सेंट जूड टीम चैंपियन बन गई। अरीना में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रेड कार्पेट पर क्रिस और मैं साथ साथ पोडियम की तरफ बढ़े। पैट्रिक तेजी से मेरे पास से गुजरा और धीमी आवाज में बोला, पासवर्ड है 88। उसने सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं की और जल्दी से चला गया। तभी एक चिकना दिखने वाला आदमी महंगे सिविलियन रोब बीस्पोक सूट पहने मेरे पास आया। चेहरे पर नकली मुस्कान जो वह आकर्षक समझता था। हेलो सिलिस, मैं वेलिंगटन प्राइवेट एकेडमी से जूलियन हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जैसे ही मैं बोलने वाला था, क्रिस ने मुझे पीछे खींच लिया और उस आदमी की नजर से बचाया। ये छोटा जूलियन नहीं। और हेलो अंकल क्रिस। जूलियन का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। साइलस ने मुझे अभी बताया कि उसे टर्मिनल इलनेस है। यूएस का सिर बात करने पर दर्द करता है। अगली बार बात करेंगे। क्रिस मुझे खींचकर आगे ले गया। मैं पूरी तरह हैरान था। मैं बीमार हूं? मुझे तो पता नहीं था, क्रिस ने धीमी आवाज में कहा और जूलियन की पीठ को घृणा से देखा। अस से दूर रहो, वो कमीना बेहद घिनौना है। अभी भी कंफ्यूज्ड, मैं क्रिस द्वारा सीधे पोडियम पर खींच लिया गया। स्पॉटलाइट पड़ी और होस्ट ने माइक मेरे मुंह के पास रख दिया। उत्साहित होकर पूछने लगा कि मैंने शॉकिंग कमबैक कैसे किया और मेरा सीक्रेट क्या है। मेरा कोई सीक्रेट नहीं था। मैं तो बस कह नहीं सकता था कि मैं मॉडर्न ब्रेन लेकर ट्रांसमिग्रेट हुआ हूं। मैंने गला साफ किया और कुछ बकवास बोल दिया। सीक्रेट है, ज्यादा किताबें पढ़ो, ज्यादा अखबार पढ़ो, या कम बर्गर खाओ और ज्यादा सो। दुख की बात यह थी कि नीचे बैठे आईवी लीग प्री मेड स्टूडेंट्स ने नोटबुक निकालकर जोर जोर से नोट्स लेने शुरू कर दिए। ये दुनिया सच में बेबस है। वेन्यू से बाहर निकलते ही एक सुंदर लड़की लॉरेन ब्लशिंग होकर मेरे पास आई। शुक्रिया। कहाँ? अपना सोशल मीडिया अकाउंट ऐड किया और मुझे डिनर पर बुलाया। मैंने औपचारिकता नहीं की और तुरंत मान लिया। उसी रात घर लौटकर 2 दिन नॉनस्टॉप भागने के बाद सिर तकिया लगाते ही नींद आ गई। मुझे क्या पता था कि महासागर के पार यूके के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस वक्त पागलपन मचा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि मैंने उस अंतिम न्यूटन पैराडॉक्स पर लिखा था, इस सवाल में लॉजिकल फैल्सी है। टॉप मैथ प्रोफेसर रोड्स को तुरंत एपिफेनी हो गई। मेरे उस एक वाक्य पर आधारित अनगिनत प्रूफ सामने आए, यहां तक कि यूरोप अमेरिका के हाई लेवल अधिकारियों को भी अलर्ट कर दिया। अगले दिन दोपहर डिटेक्टिव साराह ने मुझे बीपीडी बुलाया। उन्होंने मुझे मोटी रिवॉर्ड मनी का स्टैक थमाया और साथ ही किलर थॉमस का डायरी मेरे सामने रख दिया। पन्ना खोलते ही बेहद बेतुकी बातें थीं। थॉमस को गॉड्स एनवॉय कहने वाले एक ठग ने टारगेट किया था। ठग ने कुछ स्टॉक्स सुझाए जो संयोग से हजारों डॉलर्स बढ़ गए। थॉमस ने पूरी तरह विश्वास कर लिया कि वह देवता का चुना हुआ है। बाद में ठग ने उसे धोखा दिया और कहा कि देवताओं को बलिदान चाहिए। थॉमस का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया और उसने
खुद अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी, उनके बॉडी पार्ट्स को खुद तराशे गए सिंहासन पर लपेट दिया। जब वो खून से लथपथ लौटा और क्रेडिट लेने गया तो ठग जोर से हंसा, फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे बेवकूफ कहा। इस लेवल के आईक्यू के साथ ठगा जाना और मौत के बाद भी पछतावा न करना। मैंने पढ़कर सिर हिलाया। डिटेक्टिव सैरा को टिप दी और बैंक स्टेटमेंट्स तथा रूट के सर्वेलेंस कैमरास चेक करने को कहा। जाते जाते मैंने पैट्रिक द्वारा दी गई फ्लैश ड्राइव टेबल पर कैजुअली फेंक दी। उसमें ओकरिज स्कूल बोर्ड डायरेक्टर जकारिया के पापा के मनी लॉन्ड्रिंग के पक्के सबूत भरे थे। एक बार वेरीफाई होने पर जकारिया का परिवार पूरी तरह खत्म, फेडरल जेल खाने को तैयार। पुलिस स्टेशन से निकलकर मैं क्लोए को देखने हॉस्पिटल गया। एंट्रेंस पर फ्रूट स्टैंड के पास बॉस ने कुछ संतरे तौले और 18 मांगे। मैंने हाथ में तौल कर देखा, वजन साफ गलत था। साइड से देखा तो स्केल के ट्रे के नीचे बड़ा काला मैग्नेट चिपका हुआ था। मैं हंसा। ये शेडी व्यापारी मुझे ठगने की कोशिश कर रहा था। मैंने कैजुअली 2 ग्रेपफ्रूट उठा लिए। बॉस ने कैलकुलेट किया, कुल 39। मैंने $100 का नोट निकाला और दे दिया। बॉस ने 61 का चेंज दिया। चेंज हाथ में लेकर मैंने माथा पीटा जैसा नाटक किया। ओ, ये मेरे पास एग्जैक्ट चेंज है, 40 देता हूँ, तुम 100 का नोट वापस कर दो। बॉस खुशी से 40 लेकर 100 वापस कर दिया और जोर से चिल्लाकर बोला कि अगली बार जरूर आना। मैं मुड़ा और तुरंत कंज्यूमर अफेयर्स और वेट्स एंड मेजर्स डिपार्टमेंट को फोन किया। उसका लोकेशन और रिग्ड स्केल रिपोर्ट कर दिया। आसानी से $21 प्लस 2 बैग फल। ऐसे शेडी व्यापारी को जेल भेजना चाहिए। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोला तो क्लोई 36 वेज टू कैप्चर अ मैन्स हार्ट नाम की किताब पढ़ रही थी और खुद से बड़बड़ा रही थी। मुझे देखते ही उसका दिमाग क्रैश हो गया। बहुत देर तक कुछ सोचने के बाद उसने मुझे बताया कि उसने अपने लिए बेहद बेतुका रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिजाइन किया है। पहले गहरी कृतज्ञता दिखाना, फिर मुझे डिनर पर ले जाना, फिर लाइफ और डेथ एक्सपीरियंस कराना और आखिर में अंधेरी हवा वाली रात में अपना ट्रैजिक पास्ट रोकर मुझे अपना प्रोटेक्शन अम्ब्रेला बनाना। मैंने आंखें घुमाई। इस दुनिया के ट्रोप्स इतने सख्त हैं? मैंने सीधे बीच में रोक दिया। बेकार की बातें बंद करो, मैं तुम्हें साफ रास्ता बता देता हूँ, बस सीक्रेट मुझे डायरेक्ट बता दो। जितना ज्यादा ट्रैजिक उतना बेहतर। क्लोई ने सच में मान लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने बताया कि उसके माता पिता कार एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, वे साइलेंस किए गए थे। उस वक्त उसके माता पिता इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स थे। उन्होंने एक अफ्रीकन देश खोजा था जहां औसत आईक्यू ग्लोबल लेवल से बहुत ज्यादा था। ऑन साइट इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि दशकों पहले किसी ने गुप्त रूप से अकाल और प्लेग फैलाकर उस देश के सारे कम आईक्यू वाले लोगों को मार डाला था। ऐसा विशाल पर्ज करने में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन सक्षम था जो दुनिया के आईक्यू डेटा को कंट्रोल करता था। द कोर और नतीजा ये हुआ कि खबर छपते ही अखबार बंद कर दिया गया। उसके माता पिता को कार एक्सीडेंट हुआ और स्टाफ को जिंदा जला दिया गया। क्लोई ने मेरा रिस्ट जोर से पकड़ लिया और रोते हुए भीख मांगी कि मैं सच्चाई उजागर करने में मदद करूं। उसने कहा कि सिर्फ मेरे जैसे हाई आईक्यू वाला इंसान ही कोर से लड़ सकता है। उसकी लाल आंखों को देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। जो भी देखो, ये प्लॉट लाइन सुइसाइड मिशन जैसी लग रही थी। मैं तो अभी अभी ट्रांसमिग्रेट होकर डिमेंशनल स्ट्राइक एंजॉय करने आया हूँ। इस वर्ल्ड क्लास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से क्यों पंगा लूं? मैंने उंगली दर उंगली उसके हाथ छुड़ाए। मैं मना करता हूँ। मेरे भी कुछ लोग हैं जिनकी मैं परवाह करता हूँ और मैं इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। ये कहकर मैंने हॉस्पिटल रूम से बाहर निकल लिया, उसकी टूटी हुई अभिव्यक्ति को देखने से बचते हुए। जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर लॉबी में पहुंचा, सामने का सीन मुझे स्तब्ध कर गया। कार्डियोवैस्कुलर डिपार्टमेंट के बाहर लंबी कतार थी। हॉस्पिटल गाउन पहने मरीज फर्श पर बिखरे पड़े थे। भीड़ चीख चीख कर डॉक्टर को देखने की गुहार लगा रही थी। दरवाजे के बाहर व्हाइट बोर्ड लटका था, प्रिस्क्रिप्शन डेटा एरर, अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अचानक लाइन में सबसे आगे खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने छाती पकड़ ली और गिर गई। उसका छोटा पोता दरवाजे पर गिरकर सिर पटकने लगा। सिर से खून बह रहा था। फर्श खून से लाल हो गया था। वह कर्कश स्वर में रो रो कर डॉक्टर से दरवाजा खोलकर अपनी दादी की जान बचाने की भीख मांग रहा था। ये सीन देखकर मेरा सीना तंग हो गया। मैं आगे बढ़ा, बच्चे को रोका, जेब से अपना पायनियर क्लास स्टूडेंट आईडी निकाला और हॉस्पिटल सिक्योरिटी गार्ड को थमा दिया। मैं सेंट जूड पायनियर क्लास से हूँ, डेटा एनालिसिस मेजर, मुझे अंदर देखने दो। सिक्योरिटी गार्ड ने पायनियर क्लास शब्द देखते ही जैसे जीते जी भगवान देख लिया। तुरंत चाबियां थमा दी। दरवाजा खोला तो 2 अटेंडिंग फिजिशियन गर्म तवे पर चींटियों की तरह परेशान थे। वे कह रहे थे कि एक डॉक्यूमेंट मैल फंक्शन हो गया है, इसलिए पेशेंट्स के नाम और दवाइयां सब मिक्स हो गई हैं। बिना सोचे समझे दवा नहीं दे सकते, वरना लोग मर जाएंगे। और इसको हैंडल करने वाला इकलौता आईटी डेटा एडमिनिस्ट्रेटर न्यूयॉर्क ट्रेनिंग पर चला गया है। डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या है? एक्सेल? मैंने पूछा। दोनों डॉक्टर्स खाली खाली देखने लगे। मैं कंप्यूटर के पास गया और देखा, स्क्रीन के बीच में बड़ा एक्सेल आइकन था।
डॉक्यूमेंट खोला तो हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। हर रो में ग्रेडियंट कलर मार्कर था, लेकिन नाम कॉलम में कलर्स पूरी तरह मिक्स थे। मैंने हेडर रो में फिल्टर आइकॉन पर हवर किया और क्लिक किया। नाम कॉलम के अलावा बाकी सब कॉलम कलर के हिसाब से सॉर्ट हो रहे थे। किस बेवकूफ ने गलती से सॉर्टिंग मेथड बदल दिया? बस इसी मूर्खता भरी ऑपरेशन की वजह से बाहर सैकड़ों लोग मौत का इंतजार कर रहे थे। वो बुजुर्ग महिला लगभग मरने वाली थी और वो बच्चा सिर फोड़ रहा था। बिना कुछ कहे मैं मुस्कुराया, नाम कॉलम पर फिल्टर क्लिक किया और सॉर्टिंग को बाई कलर कर दिया। स्विश! पूरे डॉक्यूमेंट में तुरंत कलर्स परफेक्टली अलाइन हो गए और डेटा नॉर्मल हो गया। दोनों डॉक्टर्स ने कुछ फाइल्स वेरीफाई की और खुशी से कांपने लगे। वे मेरा हाथ जोर से पकड़कर बोनस देने और मेडिकल स्कूल में गारंटीड एडमिशन देने लगे। मैंने हाथ खींच लिया, दरवाजे से अंदर घुसाए बच्चे की आंखों में कृतज्ञता देखी और आह भरी। हालांकि इस दुनिया का आईक्यू कम हो गया था, लेकिन इन डॉक्टर्स की जान बचाने की डेडिकेशन में कोई कमी नहीं आई थी। मैंने बच्चे का सिर सहलाया, मुड़ा और चला गया। उसी शाम लॉरेन ने मुझे डिनर पर बुलाया। टॉप टियर हाई एंड फ्रेंच रेस्टोरेंट लुसिले चुना। हम खुशी खुशी बातें कर रहे थे कि अचानक पीछे से व्यंग्यात्मक पैसिव एग्रेसिव आवाज आई। यो, ये बिना मांग का कामना तो नहीं? मैं अचानक खड़ा हुआ और घूंसा मारने लगा, लेकिन साइड से एक हाथ ने उसे मजबूती से रोक लिया। ये हेनरी था। मेरी ओरिजिनल दुनिया में ये जैकरी का चमचा था। उसके परिवार का एक पुराना बोर्ड गेम पार्लर था। लेकिन इस इंटीग्रेटेड दुनिया में ब्रेन को बहुत टेस्ट करने वाला गो वेची गेम का स्टेटस अनंत बढ़ गया था। उसके परिवार द्वारा चलाए गए क्राउन स्ट्रैटेजी एकेडमी ने उन्हें प्रिविलेज क्लास बना दिया था। वे बाहर जाते तो बॉडीगार्ड्स भी साथ ले जाते थे। हेनरी ने गोल्ड रिम्ड चश्मा ठीक किया और तंज कसा। साइलस, स्कूल में लड़ने में तुम अच्छे हो, लेकिन सोसाइटी में पावर का खेल है। इस रेस्टोरेंट में मेरे परिवार के शेयर्स हैं। आज मैं उसके काले सूट वाले बॉडी मैन ने उंगलियां चटकाई और मुझे घेर लिया। स्टॉप! जूलियन साइड से आया, कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने हेनरी को जैसे जोकर देखा। क्या तुम न्यूज नहीं देखते? साइलस ने कल सेंट जूड पायोनियर क्लास का रिप्रेजेंट करके स्टेट एकेडमिक चैंपियनशिप जीती है। हेनरी जड़ हो गया। फोन निकालकर जल्दी से चेक किया, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वह घमंडी था, लेकिन बेवकूफ नहीं। पायनियर क्लास का चैंपियन उससे उलझने लायक नहीं था, लेकिन वह गुस्सा नहीं निगल पा रहा था। उसकी नजर मेरे बगल में बैठी लॉरेन पर पड़ी और उसने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। इस औरत को बाहर घसीटो। तुम मैं मूव करने ही वाला था कि जूलियन फिर बोला, हेनरी, तुम्हारा भाई प्रोफेशनल रैंक से गिरने वाला है ना? ओके, उसका अगला मैच मेरा है। अगर आज तुमने इन्हें छुआ तो मैं अगला मैच फॉरफेट कर दूंगा और तुम्हारे भाई को गो सर्कल से बाहर निकलवा दूंगा। हेनरी की नसें फूल गईं। जूलियन को घूरते हुए उसने दांत पीसे। ठीक है, तुम बहुत क्रूर हो। जैसे ही वह मुड़कर जाने लगा, मैंने टेबल पीटा। रुक जाओ! मैंने हेनरी को देखकर ठंडी मुस्कान दी। हेनरी, तुम मुझे इतना मारना चाहते हो? मैं तुम्हें मौका देता हूं। पूरी रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। क्योंकि तुम स्ट्रैटेजी एकेडमी से हो, चलो गो का एक गेम खेलते हैं। अगर तुम जीत गए तो मैं स्कूल छोड़ दूंगा, अपनी गारंटीड यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट छोड़ दूंगा और अपना चैंपियनशिप टाइटल छोड़ दूंगा। हेनरी ने सिर घुमाया। क्या तुम पक्का हो? बिल्कुल। लेकिन अगर तुम हारे तो लॉरेन से माफी मांगनी होगी और मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर 2 बार सिर नवाना होगा। दांव लगाने की हिम्मत है? लॉरेन और जूलियन घबरा गए या मेरे कपड़े खींचकर मना करने लगे। वे दोनों जानते थे कि हेनरी का गो स्किल प्रोफेशनल वन डैन लेवल का है, लेकिन हेनरी मुस्कुराया। वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि जनरल नॉलेज में निवेश किए आईक्यू वाले चैंपियन को बेहद कॉम्प्लेक्स गो गेम आता होगा। ठीक है, मैं तुमसे दांव लगाता हूं। बॉडीगार्ड्स ने तेजी से टेबल क्लियर की, महंगे काया वुड गो बोर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट गो बॉल्स सेट कर दिए। कॉइन टॉस निजीरी खत्म हुआ। हेनरी ने ब्लैक लिया, पहले खेला। उसने ब्लैक स्टोन उठाया, विजयी और शातिर मुस्कान के साथ बोर्ड के बीच में जोर से रख दिया। 10 जेन। मैंने भौहें सिकोड़ी। मैं ग्रैंड चैंपियन हूं और तुम मेरे खिलाफ 10 जेन ओपनिंग कर रहे हो। ये नंगी बेइज्जती और प्रोवोकेशन है। मैंने सिर हिलाया, व्हाइट स्टोन निकाला और चौथी रो 16वें कॉलम पर रख दिया। स्टार पॉइंट। स्टोन गिरते ही आसपास सन्नाटा छा गया। जूलियन की आंखें फैल गईं। वो बोलते भी नहीं बन रहा था। हेनरी 2 सेकंड के लिए जड़ हो गया, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगा, आगे पीछे झूमते हुए। लॉरेन डर गई। जूलियन की आस्तीन खींचकर पूछने लगी कि क्या मैंने गलती कर दी। जूलियन का चेहरा नीला पड़ गया। ये गलती करने की बात नहीं है। मुझे शक हो रहा है कि साइलस को गो खेलना भी आता है या नहीं। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था। इन लोगों को क्या हो गया है? स्टार पॉइंट ओपनिंग बेसिक गो मूव नहीं है। साइलस, तुम पागल हो गए हो या सीधे सरेंडर करना चाहते हो? हेनरी हंसते हुए अपना दूसरा स्टोन टेंजीन के बगल में रख रहा था। मैं पूरी तरह कंफ्यूज था। ये क्या वाइल्ड स्ट्रैटेजी है? पहला मूव 10 जेन, दूसरा मूव 10 जेन के बगल में। उसे इग्नोर करते हुए मैंने अपना कॉर्नर ऑक्यूपाई करना जारी रखा। चौथी रो
चौथा कॉलम, एक और स्टार पॉइंट, 2 स्टोन रखे और मैंने 2 कॉर्नर सीधे ऑक्यूपाई कर लिए। अगर ये मेरी ओरिजिनल दुनिया होती तो मेरा ओपनिंग रॉक सॉलिड होता। नतीजा ये हुआ कि हेनरी मुझे दया भरी नजर से देखने लगा। साइलस, इस तरह दया मांगने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे घुटनों के बल बैठने वाले चेहरे को देखने के लिए बेताब हूं। उसने तीसरा ब्लैक स्टोन उठाया और फिर 10 जेन के बगल में रख दिया। 3 ब्लैक स्टोन्स बोर्ड के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे थे। मैंने उन 3 कनेक्टेड ब्लैक स्टोन्स को घूरा। मेरा सिर भनभना गया जैसे किसी ने क्लब मारा हो। किस दुनिया में गो इस तरह खेला जाता है? मैंने तेजी से सिर घुमाया और पीछे खड़े जूलियन को घूरा। आवाज कांप रही थी। हम जो गेम अभी खेल रहे हैं वो असल में क्या है? जूलियन मुझे बेवकूफ की तरह देख रहा था। बकवास, ये 5 इन अ रो गो बैंग है। मैं वहीं जड़ हो गया। उन 3 ब्लैक स्टोन्स की कनेक्टेड लाइन को देखा। मेरे चेहरे पर मोनालिसा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था। कमीने, तुम टॉप टियर गो बोर्ड पर 5 इन अ रो खेल रहे हो? मेरे दिमाग में बादल फट पड़ा। 5 इन अ रो गो बैंग। आखिरकार चेस, रैंकिंग और प्रोफेशनल प्लेयर्स का मतलब यही था। ये चीज जो मेरी ओरिजिनल दुनिया में आफ्टरनून टी के दौरान कैजुअल गेम थी, यहाँ नेशनल ट्रेजर और क्लास स्टेटस का सिंबल बन गई थी। तो मेरा हेनरी के साथ आधा दिन का दिमागी और बहादुरी का युद्ध सब हवा में था। मैं हेनरी की तरफ मुड़ा, एक बार फिर कंफर्म किया। हम जो अभी खेल रहे हैं वो 5 इन अ रो है? और क्या होगा? हेनरी मुझे बेवकूफ की तरह देख रहा था। उसने गो वे की शब्द भी नहीं सुना था। ठीक है, दुनिया के नियम बदल गए हैं, मैं मान लेता हूं। हेनरी ने बोर्ड थपथपाया, मुझे स्टोन रखने को कहा। मैंने वाइट खेला, स्टोन रखा। 10वीं रो, 8वां कॉलम, उसकी लाइव 3 को ब्लॉक करते हुए। हेनरी तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोला, सही है, या आज्ञाकारी होकर संघर्ष करो, मुझे मजा आने दो। उसने दूसरा स्टोन रखा। 10-12 ओपन फॉर। मैंने जारी रखा। 10-13। हमारे बगल में लॉरेन ने घबराकर जूलियन से पूछा कि स्थिति कैसी है। जूलियन फुसफुसाया कि बहुत अनऑप्टिमिस्टिक है। मेरा डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है, उम्मीद लगभग नहीं है। उसने लॉरेन को बताया कि मौका मिले तो पहले भाग जाना। हेनरी उसे नहीं छुएगा, लेकिन हम पर जरूर हाथ डालेगा। लॉरेन ने सिर हिलाया, कहा कि वह मुझ पर विश्वास करती है और मैं नहीं हारूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल गर्म हो गया। हेनरी के अटैक्स और तेज होते गए। 9-11 ड्रॉप, तुरंत 3 लाइव टूज बन गए। सिचुएशन पूरी तरह उसके कंट्रोल में लग रही थी। मैंने हिचकिचाए बिना 11-11 रखा, ब्लॉक जारी रखा। हेनरी लगातार प्रेशर डालने लगा। लाइव थ्रीज, जंप थ्रीज और ओपन फोर्स एक के बाद एक आने लगे। मैं उसके साथ दीवानों की तरह ब्लॉक करता रहा। उसके प्रेशर से दबा हुआ दिख रहा था, लेकिन जूलियन का एक्सप्रेशन पहले की चिंता से धीरे धीरे कंफ्यूजन में बदल गया। सिर्फ मुझे पता था क्यों। हेनरी का हर मूव मेरी कैलकुलेशन के अंदर था। वह सोच रहा था कि वह अटैक कर रहा है, लेकिन असल में मैं उसके स्टोन्स का इस्तेमाल करके अपना लेआउट पूरा करवा रहा था। 10 से ज्यादा मूव्स के बाद हेनरी की स्पीड धीमी हो गई। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ओपनिंग में उसे इतना बड़ा एडवांटेज था, बस एक स्टेप मिस होता तो वह जीत जाता। फिर भी मैंने एक भी फ्लॉ नहीं दिखाया, यहां तक कि एक भी नहीं। आखिरकार वह रुक गया। मैं हल्के से हंसा, उंगली बोर्ड पर टैप की। क्या हुआ? लाइव 2 नहीं मिल रहा? यहाँ खेलो, यही एक स्पॉट बचा है जहां लाइव 3 बन सकता है। हेनरी बोर्ड को घूर रहा था। चेहरा नीला पड़ गया था। उसके ब्लैक स्टोन्स मुझे पूरी तरह लॉक हो चुके थे। ओपनिंग एडवांटेज पूरी तरह खत्म। दांत पीसते हुए उसने पूछा कि मैंने ये कैसे किया, जबकि 1 महीने पहले तक मैं कचरा था। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जम्हाई ली, अगर डर गए हो तो हार मान लो और निकल जाओ। बेशक, अगर तुम सबके सामने घुटनों के बल चलकर बाहर जाना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। बकवास। हेनरी की आंखें खून से लाल थीं। तुम सोचते हो तुम पहले ही जीत गए हो? जो भी हो, मुझे परवाह नहीं। उसके सारे रूट्स पूरी तरह सील करने के बाद मैंने आउटर वाइट स्टोन्स को मोबिलाइज करके काउंटर अटैक शुरू कर दिया। लाइव टूज, लाइव थ्रीज, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए। हेनरी की भौहें और ज्यादा सिकुड़ती गईं। लॉरेन ने माहौल में रिवर्सल महसूस किया। चेहरे पर खुशी छा गई। जूलियन का मुझे देखने का लुक थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। धम, आखिरी स्टोन धातु और पत्थर की साफ आवाज के साथ गिरा। हेनरी, तुम हार गए। हेनरी 1 सेकंड के लिए जड़ हो गया, फिर तुरंत विरोध किया। मैं नहीं हारा, ये सिर्फ लाइव 3 है, मैं ब्लॉक कर सकता हूं। जूलियन ने गहरी आवाज में बीच में टोका। जो स्टोन तुमने अभी रखा उसकी डायगोनल लाइन देखो। हेनरी की आवाज अचानक बंद हो गई। उसका पूरा शरीर जड़ हो गया। मेरा वो मूव परफेक्टली डायगोनल लाइन पर 2 और स्टोन्स के साथ दूसरा लाइव 3 बना रहा था। डबल किल। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे छिपा हुआ स्टोन ठीक वही स्टार पॉइंट था जो मैंने पहले मूव के रूप में कैजुअली रखा था। हेनरी बड़बड़ाया, क्या यह संभव है कि शुरुआत से ही तुम? मैं मुस्कुराया। मैंने इतना आगे नहीं सोचा था। बस तुम्हारे अटैक्स को ब्लॉक करते हुए मैंने स्थिति को इस दिशा में मोड़ दिया। आखिरी मूव यहां खेलना ज्यादा संतोषजनक है। हेनरी का जबड़ा जोर से बंद हुआ। लॉरेन ने लंबी राहत की सांस ली। औंधी पूरी तरह से मुट्ठियां खोल दी जिन्हें वह पूरे समय कसे हुए थी। मैंने आंखें उठाकर हेनरी को देखा।
शर्त पूरी करो। क्या हमें वेन्यू क्लियर करने में मदद करनी होगी? हेनरी का चेहरा उदास था। अचानक उसने ठंडी मुस्कान दी। वॉइस, क्या शर्त? उसने टेबल से साइन किए अग्रीमेंट वाला नैपकिन उठाया और हमारे सामने ही फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। बॉडीगार्ड को थमाते हुए बोला, जला दो। मेरा चेहरा सख्त हो गया। तुम कर्ज चुकाने से मुकर रहे हो? हेनरी ने अनजान बनने का नाटक किया। मुकरना? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। लॉरेन गुस्से से बोली। रेस्टोरेंट में इतने लोग थे, उन्होंने सब देखा। हेनरी चमकदार मुस्कान के साथ बोला, उन्हें बुलाकर गवाही दिलवाओ, फिर देखते हैं कौन स्टर्लिंग फैमिली से उलझने की हिम्मत करता है। वह विजयी मुद्रा में मेरे पास से गुजरा, आवाज नीची करके हर शब्द पर जोर देते हुए बोला, साइलस, शी, कोई जल्दी नहीं, हमारे पास बहुत समय है। उसकी पीठ को देखकर जूलियन ने धीरे से आह भरी। कुछ नहीं किया जा सकता। उसके परिवार द्वारा कंट्रोल किए गए क्राउन स्ट्रैटेजी क्लब का प्रभाव बहुत बड़ा है। अगर वह मना करने पर अड़ा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज तुमने अपनी ताकत दिखा दी। शायद वह शॉर्ट टर्म में तुम्हें फिर परेशान नहीं करेगा। ये पहले से बेहतर रिजल्ट है। लॉरेन गुस्से से गाल फुलाए बैठी थी। मैंने सिर झुकाकर एक पल सोचा, फिर अचानक सिर उठाया और जूलियन से पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे टॉप टियर क्लब का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाए? जूलियन रुक गया। है, जब तक कोई पवेलियन किक कर दे, उनकी डोजो को चैलेंज कर दे। पवेलियन किक? हाँ हाँ, वर्ल्ड 5 इन अ रो एसोसिएशन के नियमों के अनुसार अगर कोई क्लब के सभी टॉप प्लेयर्स को हरा दे तो साबित हो जाता है कि क्लब को खुला रखने का अधिकार नहीं है। इसीलिए बॉस्टन में एक समय पर सिर्फ एक स्ट्रैटेजी क्लब हो सकता है। मैं समझ गया। जूलियन की भौहें सिकुड़ गईं। रुको, क्या तुम सच में क्राउन क्लब को चैलेंज करने जा रहे हो? क्यों नहीं? इम्पल्सिव मत बनो। अगर चैलेंज फेल हो गया तो क्लब का 10 साल का खर्च तुम्हें उठाना पड़ेगा और लाइफ टाइम के लिए खेलने से बैन हो जाओगे। क्राउन क्लब में अकेले कई 7 दन प्लेयर्स हैं और एक 8 दन भी। मैंने सिर हिलाया। डरने की जरूरत नहीं। लॉरेन ने मुझे गंभीरता से देखा। साइलस, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? चिंता मत करो, मैं जीतूंगा। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, लेकिन यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ है, इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ जाना होगा। नहीं, मुझे हिलाने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम मना करोगे तो वह चुपके से तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। रात को बेड पर लेटे मेरे दिमाग में थोड़ा गड़बड़ था। इस दुनिया का सतही तौर पर तो कुछ नहीं बदला था, लेकिन गौर से सोचने पर यह मेरी ओरिजिनल दुनिया से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। सड़क पर बिना वजह झाड़े और गालियां खाते जैनिटर्स, रेस्टोरेंट में एंट्री न मिलने वाले ब्लू कॉलर वर्कर्स, हर जगह अंडरग्राउंड ब्लड बाइंग स्टेशनों, न्यूज में बार बार मिसिंग पर्सन्स केसेस, क्लास डिवीजन पूरी तरह इंटेलिजेंस लेवल और कैपिटल अक्मुलेशन पर आधारित, सड़ी हुई कास्ट सिस्टम जैसी, संसाधन पूरी तरह अपर क्लास के हाथ में थे। नीचे वालों के पास ऊपर उठने का कोई चांस नहीं था। हेनरी और जैकरिया इसके बेहतरीन उदाहरण थे। मेरी ओरिजिनल दुनिया में वे ज्यादा से ज्यादा प्लेबॉय रिच किड्स होते। यहाँ उनकी हरकतें कहीं ज्यादा घिनौनी थीं। मुझे शक है कि उनके हाथों पर खून भी लगा है। और वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका जिक्र क्लोई ने किया था, द कोर, क्रॉस नेशनल मैसेकर्स करने वाली फैक्शन, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। नींद आ गई। सोते सोते मैंने दीवार पर लगी फैमिली पोर्ट्रेट की तरफ देखा। फ्रेम में साधारण कपड़े पहनी औरत मुझे प्यार से देख रही थी। गुड नाइट मॉम। मंगलवार सुबह क्राउन स्ट्रैटेजी क्लब। मैंने फोन पर जीपीएस चेक किया और सिर उठाया। एंट्रेंस भव्य था। क्लासिक ओल्ड मनी आर्किटेक्चर, मार्बल प्लैक पर सोने का नाम उत्कीर्ण था। दरवाजे के पास 2 रोमन स्टोन पिलर्स थे। वाह, काफी इंप्रेसिव। साइलस, तुम आ गए? लॉरेन सफेद हुडी और प्लीटेड स्कर्ट पहने सैकड़ों मीटर दूर से मुझे हाथ हिला रही थी। मैं थोड़ा चिढ़ गया। मैंने कहा था ना कि मैं अकेला आ सकता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं आने देते तो मैं चुपके से फॉलो कर लेती। उसने विजयी अंदाज में आंख मारी। मैंने मजाक किया। तो फिर तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? डर गई? उसने कमर पर हाथ रखकर जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार धीरे से बोली, थोड़ा सा। घबराओ मत। मैंने कहीं से फोल्डिंग फैन निकाला और खटाक से खोल दिया। बहुत जल्दी वे लोग हमें देखकर डरेंगे। मैंने ग्राफिटी स्प्रे पेंट का कैन निकाला, महंगे मार्बल पिलर पर निशाना लगाया और स्प्रे करना शुरू कर दिया। ओवररेटेड, यूजलेस, टोटल ट्रैश। मैं पूरा लिखने से पहले ही यूनिफॉर्म पहने युवा स्टूडेंट बैंड क्लब से भागता हुआ बाहर आ गया। वॉट डेफ के, तुम क्या कर रहे हो? मैंने भौं उठाई। स्पष्ट नहीं है क्या कर रहे हैं। उसने मुझे देखा, लॉरेन को देखा और फिर स्टोन पिलर पर लाल शब्दों को देखा। उसने अचानक सिर घुमाया और लॉबी की तरफ चिल्लाया, कोई पवेलियन किक कर रहा है। रेजिडेंट 7 डैन प्लेयर ओलिवर ने रिपोर्ट सुनी और तिरस्कार भरी मुस्कान दी। कितने साल हो गए किसी ने क्लब को चैलेंज करने की हिम्मत की है? बस एक स्टूडेंट को भेज दो जो प्रोफेशनल बनने वाला है, प्रैक्टिस कर ले। 5 मिनट से भी कम समय में स्टूडेंट बेन घबराता हुआ वापस भागा। हमारा लड़का हार गया। क्या? ओलिवर अचानक खड़ा हो गया। मैं खुद देखता हूँ। वह तेजी से एडवांस्ड गेम रूम की तरफ चला गया। मैं लेदर सोफा पर आराम से बैठा फोल्डिंग फैन घुमा रहा था।
मेरे सामने बैठा बेन मौत की तरह सफेद था। खटक। फोल्डिंग फैन समय पर खुल गया। ऑलिवर ने मुझे एक पल देखा, फिर गहरी आवाज में बोला, मैं 7 डैन प्लेयर ऑलिवर हूँ। अभी माफी मांग लो, पेंट साफ कर दो। ये मैं मान लूंगा कि तुम यहाँ कभी आए ही नहीं थे। इसकी जरूरत नहीं। मुझे चैलेंज नियम याद है कि क्लब मेरे खिलाफ 10 लोग चुन सकता है, और अगर मैं एक गेम भी हार गया तो फेल। पिछला गेम पहले की गिनती में आएगा ना? ऑलिवर ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। तुम जानते हो कि चैलेंज फेल होने का मतलब क्या है? हाँ। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? कार्ड्स वसूलने। तुम्हारे डायरेक्टर के बेटे हेनरी ने मुझे जुआ कर्ज दिया था और नहीं चुकाया, इसलिए मुझे तुम लोगों से वसूलना पड़ा। ऑलिवर एक पल के लिए हिचकिचाया, बेन को इशारा करके हटाया और मेरे सामने बैठ गया। दूसरा गेम मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। कॉइन टॉस ने गिरी। उसने बोल से कई स्टोन्स निकाले और मुट्ठी में पकड़ लिए। ऑड, मैंने कहा। उसने हाथ खोला। फिर गलत। उसने ब्लैक लिया और पहले खेला, बोर्ड के बीच में स्टोन रखा। टेंजन। मैंने बिना हिचकिचाए व्हाइट स्टोन टेंजन के बगल में रख दिया। आगे पीछे वॉच 1 दर्जन से ज्यादा मूव्स पलक झपकते गुजर गए। जूलियन और लॉरेन की सबसे अच्छी दोस्त सोफी भी गेम रूम पहुंच गई। मेरे सामने बैठे व्यक्ति को देखकर जूलियन की भौहें सिकुड़ गईं। ये ऑलिवर क्यों है? सोफी फुसफुसाई। क्या वह बहुत मजबूत है? 7 डैन मास्टर। अब बोर्ड पर करीब 30 स्टोनर्स थे। सतही तौर पर ऑलिवर पूरे समय ऑफेंस डिक्टेट कर रहा था और मैं सिर्फ डिफेंसिव प्ले कर रहा था। लेकिन ऑलिवर का एक्सप्रेशन तेजी से गंभीर होता जा रहा था। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसके पास सिर्फ एक लाइव 2 बचा था। बाकी सारे रास्ते मैंने पूरी तरह ब्लॉक कर दिए थे। दूसरी तरफ मेरे लेआउट में अनगिनत लाइव 2s और ओपन 3s थे। फिर भी मैं अटैक करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था, सिर्फ अंधे की तरह डिफेंड कर रहा था। देहम। मैंने एक और स्टोन रखा, उसका आखिरी ओपन 4 सील करते हुए। फिर मैंने एडजस्ट पर सबसे दिखने वाले स्टोन से ऑफेंसिव बिल्ड करना शुरू कर दिया। ये प्रैक्टिकली उसे बता रहा था, मैं यहां अटैक कर रहा हूं, जल्दी ब्लॉक करो। ऑलिवर के माथे पर पसीना आ गया। उसे ये तरह की सेंसेशन सिर्फ तब महसूस हुई थी जब वह छोटा था और मौजूदा वर्ल्ड नंबर 1 चेस सेंट मास्टर विक्टर के खिलाफ खेल रहा था। लेकिन मैं सिर्फ एक टीनेजर था। पलक झपकते ही दर्जनों स्टोन्स और खेले गए। मेरे सूक्ष्म गाइडेंस के तहत ऑलिवर ने मेरे व्हाइट स्टोन्स के एक साइड के सारे रास्ते सील कर दिए। उसका स्टोन पकड़े हाथ अचानक हवा में लटक गया। तुम्हारा नाम साइलस है ना? मैं अपना पहले वाला शब्द वापस लेता हूँ। तुम बहुत मजबूत हो। हाँ, मुझे पता है। तुम्हारे स्किल से मुझे हराने में 10 मूव्स से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। आसपास फुसफुसाहट मच गई। ऑलिवर ने टेबल थपथपाया, मन शोर दबाया और मुझे गंभीरता से देखा। कृपया अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करो। मैं हमारे बीच का गैप देखना चाहता हूँ। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैंने स्टोन रखा। ये स्टोन मुख्य बैटल ग्राउंड के बाहर दूसरे साइड पर गिरा, मौजूदा लाइन से पूरी तरह अनरिलेटेड लग रहा था। लेकिन ऑलिवर तुरंत जड़ हो गया। एक बेहद मुश्किल एंगल पर ये स्टोन 2 हिडन कनेक्टेड टूल्स को जोड़ रहा था जो एक सिरे से बहुत पहले ब्लॉक हो चुके थे। 4 बेकार स्टोन्स 5 में बदल गए। ये मूव तुमने 10 मूव्स पहले सेट किया था। ऑलिवर की आवाज सूख गई थी। तुम बहुत पहले जीत सकते थे। हाँ, मैं हार गया। ऑलिवर के सरेंडर करने के बाद क्लब ने एक 8 डैन प्लेयर भेजा जो 10 मिनट बाद हार गया। उसके बाद दूसरे रेजिडेंट प्लेयर्स आए और पूरी तरह हार गए। क्लब के पीछे बॉस मिस्टर ये स्टर्लिंग शहर से बाहर से प्राइवेट जेट से जल्दी लौट आए और फोन करके ऑनरी मास्टर आर्थर को रिटायरमेंट से बाहर बुलाया। उसी समय क्लब के अंदर से अचानक एक बूढ़ी लेकिन मजबूत आवाज गूंजी, सुना है कोई पैविलियन चैलेंज कर रहा है? मैंने पीछे मुड़कर देखा। 2 बूढ़े महंगे सूट्स में बाहर आए। जूलियन का चेहरा तुरंत बदल गया। चेस सेंट विक्टर, वह यहाँ क्यों है? चेस सेंट, ग्लोबल नंबर 1। विक्टर मेरे पास आया, मुझे टॉप टू बॉटम देखा। तुम वही लड़का हो जिसने कल 5-8 डैन को हरा दिया? मैंने फैन खटाक से खोला। हाँ, मैं ही हूँ। आज का गेम मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ठीक है। वह नहीं मान रहा था कि मैं उससे नहीं डरता, लेकिन मैं सच में नहीं डरता था। बस 5 इनरो प्लेयर, डरने की क्या बात? लेकिन लॉरेन घबरा गई। वह आगे बढ़ी और बोली कि विक्टर क्लब का मेंबर नहीं है, इसलिए नियमों के खिलाफ है। विक्टर ने मिस्टर स्टर्लिंग की तरफ देखा। मैं तुम्हारे क्लब के लिए एक दिन प्लेयर बन जाऊंगा। कैसे? स्टर्लिंग लगभग घुटनों के बल गिरने वाले थे। ये हमारा सबसे बड़ा सम्मान होगा। लॉरेन कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मैंने फैन बंद किया। चूंकि वे बाहर से मदद ला रहे हैं, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मिस्टर स्टर्लिंग, अगर आप चेस सेंट को मेरे खिलाफ खिलाना चाहते हैं, तो ज्यादा पैसे लगाने होंगे। मैं स्टर्लिंग फैमिली की आधी एसेट्स चाहता हूँ। वॉल स्ट्रीट स्टॉक्स, हेज फंड्स, रियल एस्टेट, ये क्लब, सबकी आधी। इसके अलावा तुम्हारे बेटे हेनरी को कीमत चुकानी होगी। स्टर्लिंग ने पलक भी नहीं झपकाई। डील। वे बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि मैं जीत सकता हूँ। बोर्ड सेट हो गया। कॉइन टॉस, मैंने ब्लैक लिया। मैंने टेंजन खेला, विक्टर ने डायगोनली डिफेंड किया। मैंने पहले की तरह रैंडम नहीं खेला। मैंने सीधे पुए ओपनिंग इस्तेमाल की।
इनविंसिबल ओपनिंग। मैम मेरी ओरिजिनल दुनिया में ब्लैक के लिए यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड गारंटीड विन ओपनिंग। विक्टर का स्किल सच में मजबूत था, पहले वाले 8 डैन से कहीं ज्यादा, लेकिन बस इतना ही। वह मेरे मूव्स को उसी तरह देख रहा था जैसे स्कूलर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते देखता है। स्टेप्स तो देख सकता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्यों लिखे गए। 21वें मूव पर मैंने लाइव 3 बनाया, उसने ब्लॉक किया। जंप फॉर, उसने काट दिया। ओपन फॉर, उसने फिर ब्लॉक किया। वह सोच रहा था कि वह डिफेंड कर रहा है, लेकिन असल में हर मूव मेरे रास्ते बना रहा था। 37वें मूव पर मैंने स्टोन रखा। 4-3 फॉर्क, इंस्टेंट किल। विक्टर बोर्ड पर जड़ होकर बहुत देर तक बैठा रहा। उसके बगल में मास्टर आर्थर ने पूछा कि उसने कितनी ताकत लगाई। उसने जवाब दिया, 100%। और पूरी तरह कन्विंस्ड होकर हारा। पूरी रूम में हंगामा मच गया। 17 साल का लड़का चेस सेंट को हरा गया। जीसस क्राइस्ट, ये किस तरह का मॉन्स्टर है? सोफी और लॉरेन एक दूसरे को गले लगाकर उछल रही थीं। सिर्फ स्टर्लिंग कोने में खड़े थे, जैसे उनके पिता मर गए हों। लेकिन वह शातिर पुराना कैपिटलिस्ट लोमड़ी था। उसका एक्सप्रेशन पलट गया और वह मुस्कुराते चेहरे के साथ मेरी तरफ बढ़ा। बॉस साइलस। मैं चौंक गया। अगले कुछ दिनों में एसेट ट्रांसफर और इक्विटी हैंडओवर कर दूंगा, और पिछले साल के प्रॉफिट्स का आधा हिस्सा भी ट्रांसफर कर दूंगा। क्लब चलता रहेगा और इस साल का सारा प्रॉफिट तुम्हारा होगा। मैं समझ गया। वह मुझे बांधना चाहता था। 17 साल का लड़का जो चेस सेंट को हरा सकता है, स्टर्लिंग फैमिली की आधी संपत्ति से कहीं ज्यादा वैल्यू रखता था। ठीक है, मुझे पावरफुल फैमिली का सपोर्ट चाहिए। स्टर्लिंग, तुम ये सब अरेंज करो, लेकिन हेनरी के बारे में। समझ गया। जब हेनरी को बॉडीगार्ड्स ने घसीटकर ऊपर लाया, उसका चेहरा सफेद था। मुझे वहां बैठा देखकर वह पागल हो गया। तुम स्लम का कचरा, तुम क्यों जीत गए? तुम क्यों नीचे रहकर आज्ञाकारी नहीं रह सकते? वह मुझे गला घोंटने के लिए झपटा, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने जोर से जमीन पर दबा दिया। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके ट्विस्टेड चेहरे को देखा और सिर हिलाया। बहुत कुरूप हो। हेनरी! मैं मुड़ा और चला गया। पीछे से स्टर्लिंग की आवाज आई, हेनरी को प्लेन पर फेंको और कल उसे अलास्का आइस विल्डरनेस भेज दो। वह सोच रहा था कि उसे विदेश घूमने भेजा जा रहा है, लेकिन मुझे पता था कि वो जगह सच्ची नो मैनर्स लैंड है, मौत का जॉन है। उसी रात मैं सोफा पर लेटा था कि फोन बज उठा। मेरा मिडिल स्कूल बेस्ट फ्रेंड मार्कस। बाहर आकर बियर पीते हैं, बहुत बुरा लग रहा है। कॉर्नर बार में हमारी ठंडी बियर्स टकराई। उसने बड़ा घूंट लिया। मेरा कॉलेज स्पॉट चला गया। कैपिटल के सामने हार गया। मैं लगभग हंस पड़ा। ये सिर्फ कम्युनिटी कॉलेज एडमिशन स्पॉट था और वह इसे नेशनल ट्रेजेडी बना रहा था, लेकिन उसका एक्सप्रेशन बहुत सीरियस था। मेरे एकेडमिक पॉइंट्स काफी थे, लेकिन गारंटीड स्पॉट कैपिटलिस्ट ने छीनकर ब्रेन डेड रिच किड को दे दिया। मेरी मुस्कान फ्रीज हो गई। इस दुनिया में कम्युनिटी कॉलेज का स्पॉट भी कैपिटलिस्ट के स्ट्रिंग पुलिंग के लायक था। सीमित इंटेलिजेंस की वजह से ज्यादातर लोग एलिमेंट्री स्कूल में ही बाहर हो जाते थे। हाई स्कूल वाले पहले से ही हाई एजुकेटेड माने जाते थे। कॉलेज में एंट्री पाने वाले 100 में से एक थे। मैंने कहा, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। 2 दिन बाद एक्स ट्विटर ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर विस्फोट हो गया। मानवता का नंबर 1 चेस सेंट विक्टर ने गूगल सुपर एआई अल्फागो के खिलाफ तीनों गेम्स हार गए। 5 इन अ रो, मर गया वाले निराशा भरे बैनर्स इंटरनेट पर छा गए। लेकिन विक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वाक्य कहा, मैं सबसे मजबूत नहीं हूं। मैं जिंदगी में देखे गए सबसे मजबूत प्लेयर को मानवता की तरफ से लड़ने के लिए इनवाइट करूंगा। पूरी इंटरनेट उस रहस्यमयी प्लेयर के बारे में पागलों की तरह अंदाजा लगा रही थी। मेरा फोन बज उठा। मास्टर आर्थर का फोन था। साइलस, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि एआई के खिलाफ खेलो। मैं हिचकिचाया। एआई की कंप्यूटेशनल पावर में कोई कमजोरी नहीं है। मैं जाकर सिर्फ समय बर्बाद करूंगा। विक्टर ने तुम्हारी लास्ट गेम की स्ट्रैटेजी ट्राई की और एआई में फ्लॉ दिखा। सिर्फ तुम ही जीत सकते हो। मैं फिर मना करने वाला था। वह बहुत देर तक चुप रहा और आवाज रूंध गई। उस एआई में आत्मा नहीं है। अगर वो जीत गया तो आगे के प्लेयर्स सिर्फ उसे कॉपी करेंगे। बिना आत्मा के खेलना और मरने में क्या फर्क है? जैसे ही मैं बोलने वाला था, उसने अचानक जोड़ा, अगर तुम जीत गए तो प्राइज मनी 200 मिलियन यूरो है। यूरो? यूरो, ठीक है। मानवता की गरिमा के लिए, इंटरनेशनल चेस वर्ल्ड के लिए मैं साइलस ड्यूटी बाउंड हूं। 2 दिन बाद ग्लोबल माइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के एंट्रेंस पर भीड़ भरी हुई थी। मैं भीड़ में से घुसा और पास निकाला। सिक्योरिटी गार्ड की आंखें फैल गईं। क्या तुम वही अनपैरेलल्ड इन हिस्ट्री रहस्यमयी प्लेयर हो? हाँ, मैं ही हूं। दरवाजे पर सीएनएन रिपोर्टर्स अभी भी बहस कर रहे थे कि रहस्यमयी प्लेयर कौन है।
उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मैं अंदर जा चुका हूं। मैच रूम में गूगल एआई टीम के लोग मुझे देखकर जड़ हो गए। डायरेक्टर ने चेस सेंट विक्टर की तरफ देखा। मानवता की ये आशा। क्या ये हुडी वाला हाई स्कूलर है? लाइव ब्रॉडकास्ट फुटेज। जाते ही इंटरनेट फट पड़ी। रहस्यमयी प्लेयर हाई स्कूलर है। मास्टर विक्टर मजाक कर रहे हैं। मैं सुपर एआई अल्फागो के टर्मिनल के सामने बैठ गया। कॉइन टॉस रेफरी ने 3 स्टोन्स मुट्ठी में पकड़े। मैंने ब्लैक लिया, पहले खेला। टेंजन। इस बार एआई ने मुझे पूरी ओपनिंग का मौका नहीं दिया और सीधे डिफेंस पर प्रेस कर दिया। लेकिन किसने कहा था कि मुझे सिर्फ एक ओपनिंग आती है? पोलर स्टार ओपनिंग। 20वें मूव तक मैंने एआई की 70% लाइंस काट दी और स्क्रीन पर उसकी विन रेट कर्व गिरने लगी। 27वें मूव पर 4-3 फॉर्म। गेम 1 मैं जीत गया। विक्टर इतना उत्साहित था कि उसने मिनरल वाटर की बॉटल कुचल दी। बगल में बैठे मास्टर आर्थर पर पानी छींट गया। एआई टीम डायरेक्टर का चेहरा हरा पड़ गया। उसने जल्दी से हाफ टाइम ब्रेक मांगा और कहा कि सर्वर का लिक्विड कूलिंग इक्विपमेंट ओवरहीट हो गया है और ठंडा होने में समय लगेगा। मुझे पता था कि वे मेरे मूव्स एनालाइज करने जा रहे हैं, लेकिन बेकार। ब्लैक पहले खेलकर इस दुनिया में जो भी ओपनिंग मैं इस्तेमाल करूंगा वो गारंटीड विन थी। आधे घंटे बाद दूसरा गेम। कॉइन टॉस, 2 स्टोन्स। मैंने व्हाइट लिया, ये हो गया। व्हाइट के पास कोई गारंटीड विन ओपनिंग नहीं थी और पूरी तरह पैसिव थी। एआई ने टेंजन से शुरू किया और सीधे मेरी पोलर स्टार ओपनिंग कॉपी कर ली। खुद तेज सीखता है। मैंने दर्जनों मूव्स संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार हार गया। 1-1 टाई। तीसरा गेम निर्णायक था। ये मानवता की गरिमा और 200 मिलियन यूरो की मालिकाना हक तय करेगा। कॉइन टॉस, 2 स्टोन्स। फिर व्हाइट। एआई ने ब्लैक लिया। सभी दर्शकों के दिलों पर निराशा का बादल छा गया। मैंने आह भरी। जो भी हो, मैंने कम से कम एक गेम जीत लिया। यह साबित कर दिया कि मानवता बिना मौके वाली नहीं है। उन 200 मिलियन यूरो का अफसोस रहा। मैंने कैजुअली स्टोन रखा, इस अंतिम गेम को रिलैक्स्ड मैच की तरह खेलने की तैयारी की। एआई ने टेंजन से शुरू किया और मैंने डिफेंड किया। एआई ने फिर से व्हाइट स्टोन पोलर स्टार ओपनिंग पर प्रेस किया। पक्का है, तेज सीखता है। रुको। मेरी उंगलियां अचानक रुक गईं। एआई की सारी कंप्यूटेशनल पावर शेप्स के लॉजिक पर आधारित थी। वह उन स्टोन्स को एनालाइज करता था जो ऑफेंस या डिफेंस में हिस्सा ले सकते थे। तो अगर मैं एक यूजलेस मूव खेल दूं, एक पूरी तरह बेकार स्टोन जो किसी ऑफेंस या डिफेंस में हिस्सा न ले, एआई के डेटाबेस में यूजलेस मूव्स के लिए कोई लॉजिक एल्गोरिदम नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल हाई इंटेलिजेंस वाले इंसान कभी ऐसा नहीं खेलेंगे। लेकिन कंपटीशन नियमों में यह नहीं लिखा था कि मैं ऐसा नहीं खेल सकता। मेरे होंठ धीरे धीरे मुस्कुरा दिए। चूंकि नॉर्मल खेलकर नहीं जीत सकता, जय तो अब मैं एबनॉर्मल खेलूंगा। मैंने व्हाइट स्टोन उठाया, होंठों पर मुस्कान ली। मैंने रख दिया। मैंने टेंजन से डायगोनली रख दिया। दूसरे व्हाइट स्टोन के साथ अजीब नाइट मूव रिक्रैक या शेप बना दिया। स्टेज के नीचे विक्टर ने भौहें जोर से सिकोड़ी। इस यूजलेस मूव को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। एआई ने भी कुछ सेकंड रुका, फिर अपना ऑफेंसिव मूव जारी रखा। मैंने दूसरा स्टोन रखा, उसके लाइव 3 को इग्नोर करते हुए, और उसके बगल में और लंबा नाइट्स मूव बना दिया। सब सोच रहे थे कि मैंने खुद को हार मान लिया है। 48वें मूव तक विक्टर की आंखें अचानक चमक उठीं। मेरे भगवान, उसके व्हाइट स्टोन्स के बीच के गैप्स देखो। हर व्हाइट स्टोन के बीच का स्पेस सख्ती से 4 ग्रिड स्क्वायर्स की एब्सोल्यूट डिस्टेंस में लॉक है। सही। जब तक ब्लैक स्टोन्स मेरे व्हाइट स्टोन्स के कवरेज एरिया में हैं, जैसे वे ज्यादा से ज्यादा 4 कनेक्ट कर सकते हैं और कभी 5 नहीं। ये मेरी ओरिजिनल दुनिया का ग्रिडलॉक मैट्रिक्स और 8 ट्रिग्रम्स अरे था। बिगिनर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था, खासतौर पर एआई को कंफ्यूज करने के लिए। एआई सिर्फ कनेक्टिंग और ब्लॉकिंग स्टोन्स कैलकुलेट कर रहा था। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि पूरी बोर्ड का टेरिटरी मेरे द्वारा ज्योमेट्रिकली लॉक हो चुका है। मैं अल्फागो को कुत्ते की तरह मेज में घुमा रहा था। 60वें मूव पर मैंने 2 लाइव थ्रीज कनेक्ट किए। विक्ट्री, अरीना फट पड़ी। नया चेस सेंट। नहीं, ये चेस का भगवान है। 17 साल के लड़के ने 30 लाख साल की मानव चेस विजडम को उलट दिया। मैंने अवार्ड लिया, फोटो खिंचवाई और 200 मिलियन यूरो का चेक मेरे हाथ में था। जैसे ही मैं बिल्डिंग से बाहर निकला, एक भारी फोर्ड ट्रक पागल जानवर की तरह मेरी तरफ दौड़ा। धाम। मैंने शुद्ध इंस्टिंक्ट से पीछे छलांग लगाई। मेरा बायां हाथ बुरी तरह घिस गया, जहां सिर जोर से कंक्रीट पर लगा। मास्टर आर्थर समय पर नहीं हट पाए। आसपास के कई रिपोर्टर्स तुरंत सांस रोककर रह गए। मुझे काले सूट वाले आदमियों के ग्रुप ने कसकर शील्ड किया और ले गए। हम हॉस्पिटल नहीं गए। मुझे आर्मर्ड व्हीकल में ठूंसकर अंडरग्राउंड एयर रेड शेल्टर बेस ले जाया गया।
जब मैं होश में आया तो टैक्टिकल वेस्ट पहने एक आदमी, जिसने खुद को एजेंट कार्टर बताया, मेरे हॉस्पिटल बेड के पास खड़ा था। यस, ये यूएनजी है, यूनाइटेड नेशंस जीनियस काउंसिल। जी, खुद को तुम जैसे दुर्लभ जीनियस की सुरक्षा के लिए समर्पित? सिर्फ कुछ गो गेम्स खेलने की वजह से? मैंने माथा पकड़ा। उससे ज्यादा, न्यूटन पैराडॉक्स पर तुम्हारा सॉल्यूशन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कमेटी द्वारा वेरीफाई हो चुका है। तुम फिलहाल इस ग्रह के 80 अरब लोगों में इकलौते कन्फर्मेड ट्रू जीनियस हो। उसने मुझे टॉप सीक्रेट फाइल दिखाई जिसमें लिखा था, साइलस इज कन्फर्म डेड। तुमने मेरी मौत क्यों घोषित की? ये यूएनजी का रेगुलेशन है। गाइडबुक में हर नियम हमारे पूर्वजों के जीवन पर आधारित है। कार्टर गंभीर स्वर में बोला। मैंने और नहीं पूछा। अगले कमरे में मिलिटेरी मीटिंग चल रही थी। कार क्रैश पर चर्चा हो रही थी। मैंने दरवाजा धकेला और सीधे अंदर चला गया। तारों वाले, कंधों वाले ऑफिसर्स का पूरा रूम एक साथ खड़ा हो गया। मुझे भगवान की तरह देखने लगे। सुप्रीम कमांडर इडिट जनरल कॉलिंस, 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल, मुझे बेहद सम्मान से देख रहे थे। उन्होंने 3 दिन इन्वेस्टिगेट किया और क्लूजा कैरिया तक पहुंचे। लेकिन इंसिडेंट के 10 मिनट बाद उन्होंने द डोमेन नाम के रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशन से एन्क्रिप्टेड सिग्नल इंटरसेप्ट किया था। मेरा दिमाग तेजी से चला और मैंने पूछा, क्या तुमने ट्रक की चाबियों पर फिंगरप्रिंट्स चेक किए? उन्होंने नहीं किए थे। मैंने उन्हें मेरे घर जाने को कहा, जूलियन का बिजनेस कार्ड लाने को कहा और उस पर फिंगरप्रिंट्स कंपेयर करने को कहा। 1 घंटे बाद कंफर्म हो गया, ये जूलियन था। वो प्राइवेट एकेडमी का रिच किड जो हमेशा रिफाइंड जेंटलमैन बनने का नाटक करता था। तुरंत अरेस्ट शुरू करो, उसके साथी भी हो सकते हैं। जनरल कॉलिंस ने ऑर्डर दिया। लेकिन एजेंट्स ने रिपोर्ट किया कि जूलियन अपने लग्जरी अपार्टमेंट में नहीं था। मैं मुस्कुराया। तो फिर उसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं। मैंने फोन किया, जूलियन, अब बात करते हैं। दूसरी तरफ लंबी चुप्पी रही। उसकी आवाज कड़क कर नकली हैरानी जाहिर करने लगी। मैं उसके साथ शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था। नाटक बंद करो। तुम्हारे बहुत सारे फ्लॉज हैं। क्या तुम सोचते हो मैं सिर्फ चैट करने के लिए फोन किया? मॉडर्न कम्युनिकेशन सिग्नल्स को मिलिट्री सैटेलाइट्स रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। मैंने फोन काट दिया। 3 अपैची हेलीकॉप्टर्स पहले से ही उस बिल्डिंग को घेर चुके थे। मैं रूफटॉप पर खड़ा था। रोटर से उठी तेज हवा मेरे कपड़े उड़ा रही थी। पूरी नेशन की वॉर मशीन मेरे पीछे खड़ी होने का एहसास सच में संतोषजनक था। धाम रूफटॉप का दरवाजा लात से खुला। जूलियन हाथ ऊपर उठाए बाहर आया। उसका 20 स्पोक सूट खून से सना हुआ था। एक सती को निपटा दिया। डर था कि पकड़े जाने पर ज्यादा बोल देगा। हम रूफटॉप पर पुराने दोस्तों की तरह आमने सामने बैठ गए। उसने मुझे कोक का कैन फेंका। मैंने नहीं पकड़ा। साइलस, यस, इस दुनिया में एक बग है। मेरी नजर तेज हो गई। वह क्या कह रहा है? उसने मेरी रिएक्शन देखी और मुस्कुराया। जैसा कि उम्मीद थी, तुम समझ गए। उसने कहा कि ये टेक हिस्ट्री बुक के मार्जिन में डॉक्टर एलियस वैंस द्वारा छोड़ा गया एन्क्रिप्टेड एनोटेशन था। डॉक्टर वैंस कोर के क्रिएटर थे। तुम सच्चे जीनियस की नजरों में दुनिया अलग दिखती है। मैंने जवाब नहीं दिया। उसने कोक का घूंट लिया, उठा और रूफटॉप के किनारे चला गया। जा रहे हो? पूछो। मैं अपने साथी को रास्ता दिखा सकता हूं और फिर खुद डर कर पीछे रह सकता हूं। जब तुम नर्क पहुंचो तो उन लोगों से माफी मांगना जिन्हें तुमने मारा। माफी मांगने की कोई बात नहीं। मैंने वो रास्ता चुना जिसे द डोमेन बिल्कुल सही मानता है। वह पीछे की तरफ झुका, टूटे पतंग की तरह छत के किनारे से गायब हो गया। नीचे से भारी धमाका हुआ। मैं एक पल के लिए खड़ा रहा, फिर हेलीकॉप्टर की तरफ मुड़ा। एजेंट कार्टर ने मेरे ईयरपीस में कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, द डोमेन साइलेंट डॉर्मेंसी में चला जाएगा, सिर्फ मेरी मौत के बाद फिर बाहर आएगा। दूसरी असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो जीनियस को टारगेट करती हैं। 5,000 साल पहले द डोमेन ने हर उस ऑर्गेनाइजेशन को मार डाला जो जीनियस को खतरा पहुंचा सकता था। ये तो काफी यानरे है। कार्टर ने सुझाव दिया कि मैं अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल लूं। अगर तुम साइलस की आइडेंटिटी जारी रखोगे तो तुम्हारे दोस्तों और परिवार को इंटरफेरेंस या जानलेवा खतरा हो सकता है। मैंने एक पल सोचा और मान लिया। एक दिन बाद बोस्टन का सबसे हाई ग्रेड फ्यूनरल पार्लर में कोने में खड़ा था, सनग्लासेस और ब्लैक मास्क लगाए, हॉल के बीच में लगी अपनी तस्वीर को देख रहा था। फोटो मेरे सेंट जूड हाई स्कूल स्टूडेंट आईडी से क्रॉप की गई थी। मैं पूरी तरह सुन्न था, अपनी ही मेमोरियल सर्विस अटेंड कर रहा था। यह अनुभव कौन समझ सकता है? उपस्थित सभी बड़े बड़े लोग थे।
ग्लोबल माइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के चेयरमैन, गवर्नर, ये एआई टीम का हेड। उस डायरेक्टर का चेहरा राख जैसा था। उसने कहा कि अल्फागो भी मर गया है क्योंकि उसका लॉजिक कोर क्रैश हो गया और उसे वापस जीतने का कभी मौका नहीं मिलेगा। लॉरेन ब्लैक ड्रेस पहने दरवाजे पर खड़ी थी, आंखें लाल थीं। सोफी उसके बगल में खड़ी थी। मेरा बेस्ट ब्रो मार्कस कोने में बैठा था, चेहरा पूरी तरह लाल, साफ था कि पी रखी थी। सफेद क्रिस्मम का गुलदस्ता जोर से पकड़े हुए था, छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने फोन उठाया और एनक्रिप्टेड नंबर से हर एक को टेक्स्ट मैसेज भेजा। रोना बंद करो, डैडी मरा नहीं है। लॉरेन ने फोन देखा, आंखें अचानक फैल गईं। फिर होठों के कोने दबाए, सोफी को खींचा और गुस्से में चली गई। मार्कस बहुत देर तक जड़ रहा, फिर उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। उसने नोटबुक निकाली और जोर जोर से लिखने लगा। 10 मिनट बाद फ्रेंड्स एंड फैमिली स्पीच सेगमेंट। मार्कस स्टेज पर चढ़ा, एक्सप्रेशन बेहद दुखी था। मैं साइलस का मिडिल स्कूल क्लासमेट था और हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था। ताकि सबको असली साइलस याद रहे, ना मैं उसके कुछ मजेदार किस्से शेयर करना चाहता हूँ। मेरी पलकें जोरों से फड़कने लगीं। मैं गया काम से। एक बार वो आधी रात को डॉर्म में बिना शर्ट पहने माइली के रेकिंग बॉल गाना जोर जोर से गा रहा था। चीयरलीडर्स के लॉकर रूम को बाइनोक्यूलर्स से झांकता था। सड़क पर पटाखे से सेप्टिक टैंक उड़ाया और खुद पर गोबर गिरा लिया। मेरी कनपटियों पर नसें फूल गईं। वो कमीना मार्कस। साइलस की आइडेंटिटी ऑफिशियली अनयूजेबल सोशल डेथ हो गई। मेमोरियल सर्विस का फुटेज 2 दिन तक न्यूज चैनल्स पर लूप में चलता रहा। मैंने कार्टर को अपना अथॉरिटी इस्तेमाल करके इंटरनेट से पूरी तरह हटवा दिया। 2 महीने बाद डिजिटल फुटप्रिंट पूरी तरह मिटा दी गई और पब्लिक की मेरे चेहरे की याद धुंधली हो गई। मैंने ब्लैक रिम्ड चश्मा लगाया और नई आइडेंटिटी ले ली, इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फ्रेशमैन। 3 महीने बाद मैं एमट्रैक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन पर सवार हुआ। ईस्ट कोस्ट पार करता हुआ कैम्ब्रिज की तरफ। इकोनॉमी कार ब्लू कॉलर वर्कर्स से भरी हुई थी। सस्ते परफ्यूम और पसीने की बदबू फैली हुई थी। कोने में एक औरत बच्चे को गोद में लिए कुचकी हुई बैठी थी। मैं उसके पास गया। मैडम, बच्चे को गोद में लिए कुचक क्यों बैठी हो? क्या तुमने सीटेड टिकट नहीं खरीदी? उसने डरते हुए कहा कि उसने खरीदी थी नंबर 27। मैंने उसकी नजर का पीछा किया। 50 के आसपास की औरत शनेल सूट पहने अमीर लग रही थी। उस सीट पर कब्जा किए बैठी थी। उसके बगल में उसका बेटा शार्प बिजनेस सूट में बैठा था। मैडम, आप इस सीट पर बैठी हैं। मैंने विनम्रता से याद दिलाया। औरत की आंखें फैल गईं, मुझे एलियन की तरह देखने लगी। तुम चाहते हो कि मैं उठकर इस नीचे स्तर की औरत को सीट दूं? हाँ, शर्म करो, ये उसकी टिकट है, उठो। ट्रेन कार में सन्नाटा छा गया। उसका बेटा मुझे टॉप टू बॉटम देखने लगा। यह समझ गया कि मैं आम ब्लू कॉलर वर्कर नहीं हूं। उसका स्वर अपेक्षाकृत शांत था लेकिन घमंड से भरा था। दोस्त, हम बॉस्टन में वीसी वेंचर कैपिटल मीटिंग के लिए जा रहे हैं। हर मिनट लाखों का सौदा हो रहा है। क्या इन नीचे वालों को हमारे लिए सीट छोड़ देना उचित नहीं है? कार में बैठे कोई भी वर्कर कुछ नहीं बोला। इस डिग्रेडेड दुनिया में वे पीढ़ियों से कैपिटल और हाई आईक्यू क्लास के नीचे कुचले जाने के आदी थे। औरत ने अचानक मेरे बैकपैक के साइड पर लगे फाइल फोल्डर पर नजर डाली, जिसमें हार्वर्ड का क्रिम्सन क्रेस्ट था। तुम हार्वर्ड के स्टूडेंट हो? हाँ, क्या हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? एवन। उसने छोटी ठंडी हंसी निकाली, बेहद घमंडी अंदाज में लेटेस्ट आईफोन उठाया। हेलो, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन हेस्टिंग्स। हाँ, ये मिसेस क्लेयर बोल रही हूँ। आपकी स्कूल में एवन नाम का एक फ्रेशमैन है। उसका आचरण बेहद संदिग्ध है। हाँ, होगी कोई बहाना निकालकर उसे निकाल दो। उसने फोन रख दिया, थोड़ी थोड़ी ऊपर उठाए, जैसे अकेली रानी हो। 10 मिनट में तुम्हारे फोन पर एक्सपल्शन नोटिस आ जाएगा। ये व्यस्त बॉडी होने की कीमत है। कार में पछतावे की सामूहिक आह निकली। मैंने उसे देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। मैंने हाथ उठाया, उंगलियों से कान में लगे माइक्रो कम्युनिकेटर पर 2 बार टैप किया, यूएनजी हेडक्वार्टर्स के हाईएस्ट अथॉरिटी चैनल से कनेक्ट किया और धीरे से एक वाक्य बोला। बच्चे को गोद में लिए औरत डर गई। वह दौड़कर मेरी तरफ आई। उनसे मेरी तरफ से माफी मांगने लगी, भीख मांगने लगी कि वे दया करें और मेरे भविष्य को बर्बाद न करें। मैंने उसे धीरे से रोका। ठीक है मैडम, इस तरह के कचरे से कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ मिनट बाद औरत का आईफोन बज उठा। उसने विजयी अंदाज में फोन उठाया, जानबूझकर स्पीकर फोन पर रख दिया। दूसरी तरफ से डीन हेस्टिंग्स की कांपती, मुआ डरी हुई और यहां तक कि गुस्से से भरी चीख पूरी कार में गूंज गई। क्लेयर,
जिस व्यक्ति को तुमने अपमानित किया, उसे पेंटागन भी नहीं उलझने की हिम्मत करता। तुम्हारे बेटे का $60 मिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पूरी तरह फ्रीज और टर्मिनेट कर दिया गया है। तुम्हारा पूरा परिवार अब बस मौत का इंतजार करो। औरत का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वह फोन पकड़े कांप रही थी, मुझे घूर रही थी। मैंने हाथ जेब में डाले, कार के साइड से टिक गया और उसे बेहद चमकदार मुस्कान दी।